उस्ताद बहुत अच्छे भी देखे हैं, बहुत बुरे भी देखे हैं। दरअसल उस्तादों में गुर्बत बहुत ज़्यादा, और वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो जो कोई कुछ ला के दे। अस्सलाम वालेकुम। अकमल शहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं गालबन कोई 7 साल पहले 2015 में इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ, तो I8 के करीब ही एकेडमी ऑफ लेटर्स है। तो वहाँ ऑलरेडी कुछ जानने वाले दोस्त थे जो पंजाबी की एक बैठक करते थे। वहाँ मलिक मेर अली, तारिक भट्टी और खालिद चीमा साहब जो एतजाज़ हसन के बड़े बहनोई हैं, वो उस ज़माने में I8 में हुआ करते थे। तो जहाँ हीर पढ़ी जाती थी, और हीर बिल्कुल ऐसे पढ़ी जाती थी जैसे नजम हुसैन सैयद की बैठक में लाहौर पढ़ी जाती है, कि उसमें कोई एक टीचर नहीं होता, बल्कि हर बंदा उसके बंद पढ़ता है। कभी एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह करके सारे। उसके बाद फिर हर बंदा उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन करता है। तो वहाँ मैं एक शख्सियत से मुतारफ़ हुआ, तो जब मैंने ये देखा कि वो हर मौजू पे उनकी बहुत नपी तुली और बामानी गुफ्तगू होती थी। और दूसरा ये कि उनसे गुफ्तगू से पता चला कि वो बहुत नॉलेजेबल आदमी है। वो गुफ्तगू सिर्फ लिटरेचर पे नहीं, बल्कि वो सियाहत पे, वो महल्ले वकूफ़ के एतबार से, या जो वहाँ का रहन सहन है किसी इलाके का, या दुनिया के किसी तारीख़ के मौजू पे, तो उनका नॉलेज और उनकी जो विजडम है वो मेरे लिए बड़ी, वो एक टॉर्च बीरर थी। और मुझे बाद में पता चला कि ये कर्नल शराफत अली साहब है। तो कर्नल साहब एक ना सिर्फ उनकी गुफ्तगू में मानवियत झलकती थी, बल्कि नॉलेज भी झलकता था, और फिर ये कि हर बात को नाप तोल के करना। तो फिर ज़ाहिर है इनसे उर्दू की भी कई जो मुख्तलिफ नशिस्तें थीं या प्रोग्राम थे, उनमें भी मुलाकात होती रही, लेकिन बुनियादी हवाला हमारा वो पंजाबी की बैठक ही बना। हर बुध को होती थी वो बैठक। बीच में कोविड आ गया तो उसकी वजह से मुअत्तल होगी। तो इनसे कई दफ़ा गुफ्तगू हुई, तो मुझे ये लगा कि कर्नल साहब जो हैं, ये ऐसी शख्सियत हैं जिनसे आपको मिलवाया जाए और इनसे बातें की जाए। तो ये इंटरव्यू के लिए नहीं मान रहे थे, तो कहने लगे कि भाई मैं कोई ऐसा एक्सक्लूसिव या ख़ास आदमी नहीं हूँ कि मुझसे क्या आप रिकॉर्ड करेंगे, ये सब बातें हो चुकी हैं। तो मैंने इन्हें कहा कि जिस तरह आपने ज़िंदगी गुजारी होगी या जिस तरह आपने ज़िंदगी को देखा होगा, वो हर देखने वाले का एंगल मुख्तलिफ होता है। अब ये है कि कर्नल साहब के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करने लगा तो मेरी गुफ्तगू तवील भी हो सकती है। तो बजाय खुद गुफ्तगू करने से हम कर्नल साहब से गुफ्तगू करते हैं। जी कर्नल साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा कर्नल साहब, ये ज़रा बताएं कि आप कब और कहाँ पैदा हुए? जनाब, मैं 1946 में पैदा हुआ हूँ, 21 दिसंबर को। यानी पाकिस्तान से 1 साल बड़े हैं आप? 8वां बड़ा हूँ। मैं अम्बाला ज़िला के एक गांव में पैदा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वालिदैन आपके क्या करते थे? तंदवाली उसका नाम था। मेरे वालिद स्टेट्स में ये स्कूल्स के इंचार्ज थे। डिफरेंट स्टेट्स में अंग्रेज़ों के मुलाजिम थे, लेकिन वो डिफरेंट स्टेट्स में जाके वो स्कूल एस्टेब्लिश करते थे और टीचर ट्रेनिंग का काम करते थे। बिल्कुल सही। अच्छा, गांव का क्या नाम आपने बताया अम्बाला में? तंदवाली। तंदवाली। तो वहाँ कौन सी बरादरियाँ थी ज़्यादा अम्बाला में? ज़्यादा वहाँ राजपूत थे, जी जी। और तकरीबन 40 गांव जो थे वो माइग्रेट किए हुए अराइन थे, अच्छा अच्छा। जो कि उच्च शरीफ के इलाके से उठ के उधर गए हुए थे। बिल्कुल सही। तो आपके बड़े कहाँ से, वो वहाँ के लोकल थे कि वो माइग्रेट करके गए थे? हमारे 7वां दादा जो था ना, वो ये उच्च शरीफ के कोई दरियाई इलाके के करीब थे, और वो उस वक्त ऊँट पालते थे, ज़मीन भी थी दरिया के किनारे, तो खुराक की कमी नहीं थी। तो उनके पास ऊँटों का ज़ख़ीरा हो गया, कोई तकरीबन 300 ऊँट उनके पास थे। उस ज़माने में 300 ऊँट रखना का मतलब ये था कि आप ट्रांसपोर्टर हैं।
बिल्कुल सही। क्योंकि मुल्तान से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पेशावर की तरफ, कोयटा की तरफ होती थी और ये सिर्फ ऊँटों के ऊपर जाती थी। प्लेन एरिया में ऊँट गाड़ियाँ चलती थी और जहाँ पहाड़ी इलाका था वहाँ ऊँटों के ऊपर बैकलोड करके। बिल्कुल सही। तो आप यानी ये 8 माह के थे तो पार्टीशन ज़ाहिर हो गई। जी। अच्छा, आप अपने वालिद साहब के बारे में बता रहे थे, सॉरी, अपने बड़ों के बारे में। हाँ जी, तो वो उस ज़माने में ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरत पड़ी अंग्रेज़ों को ऊँटों की। अच्छा। क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो समुंदर के करीब के इलाके थे, उन सब के ऊपर तो उन्होंने बंदरगाहों पे कब्ज़ा करके और वहाँ तो अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि एक से दूसरे इलाके में कैसे जाना है और दरमियान में डेजर्ट था। अच्छा। तो उन्होंने बहुत बड़ी ऊँटों की ख़रीदारी की, तो ऊँटों का रेट बहुत बढ़ गया। बिल्कुल सही। तो उन्होंने इस मौके को इस्तेमाल किया और इस तरफ वो रोड्स बननी शुरू हो गई थी। तो ऊँटों का काम कम हो रहा था, उधर उनको कीमत बढ़ रही थी, तो उन्होंने वो अपने ऊँट बेचने शुरू किए ये दिल्ली के सराउंडिंग में, और वो बेच के तो ये तंदवाली और सराउंडिंग एरिया में उन्होंने ज़मीनें खरीदी और उस ज़माने में तकरीबन एक ऊँट में 1 एकड़ ज़मीन मिल जाती थी। बिल्कुल सही। तो ये हमारे 7वें दादे की है। बिल्कुल सही। तो तंदवाली में उन्हीं की औलाद जो थी वो ठाकरों से ज़मीन ख़रीद के वहाँ सेटल हुई थी। उन्हें उस ज़माने में अंग्रेज़ों से दोस्ती करना, बच्चों को इंग्लैंड भेजना और ये ब्याह शादी में कंपटीशन में ख़र्च करना, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद था। तो उन्हें वो कसरत से ज़मीनें बेचते थे। तो इसलिए ये पार्शल पॉपुलेशन थी, मेजॉरिटी नहीं थी मुसलमानों की वहाँ। और लेकिन ये कि 15 घर जो है हमारे ख़ानदान के वहाँ पे आबाद थे तंदवाली में, लेकिन ज़मीनें सराउंडिंग गाँव में जहाँ मिलती थी ख़रीद लेते थे। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में जब हिजरत की आपके बड़ों ने, जब ये पार्टीशन हुई, तो वो फिर कहाँ आके ठहरे? लाहौर कैंप में आए। बहुत देर तक बताया जाता है कि वहाँ सडोरा एक कैंप था, और जो कि तकरीबन आखिर में मिलिट्री एस्कॉर्ट के साथ, बलोच रेजिमेंट के साथ वो यहाँ लाया गया था काफ़ी लेट। तो उस वक्त लाहौर का कैंप खाली हो रहा था, तो एक आध दिन कैंप में ठहरे हैं। तो यह हमारी अजीज़दारी थी, कोई लोग फौजी थे जिनके रिनाला खुर्द वगैरह में ये घोड़ेपाल मुरब्बा वगैरह थे, तो उनकी मदद से निकलते निकलते मेरे वालिद को जो है इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की मुलाजमत जो है यहाँ पे फैसलाबाद में मिली, और घर हमें अलाट हुआ समुंदरी में, जो कि तहसील है इसकी। उस वक्त लाइलपुर होगा। उस वक्त लाइलपुर था और ये समंदरी में हम लोग आके, क्योंकि घर मिल गया, वहाँ सेटल हो गए। और क्लेम वगैरह भी सारे सेटल हो गए? क्लेम, हमारा आखिरी ज़मीन का क्लेम जो है वो 58 में क्लियर हुआ था। बिल्कुल सही। और उससे पहले जो हुआ यहाँ पे पार्टीशन के बाद, ये इफ्तिखार, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन जो पाकिस्तान टाइम्स के मालिक थे। हाँ जी, पाकिस्तान टाइम्स के मालिक थे। तो वो बेसिकली सोशलिस्ट थे। बिल्कुल सही। तो उन्होंने ये मुतालबा किया पंजाब असेंबली में कि जी जो लोग आए हैं उन्हें 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ना दी जाए। बल्कि वो सेटलमेंट के वजीर थे, जो ही पाकिस्तान बना। हाँ जी। तो वो सेटलमेंट के वजीर थे। तो उन्होंने ये पॉलिसी निकाली थी कि 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ना दी जाए। तो उसमें ये ज़मीन ज़्यादा थी हमारे वालिद के पास, क्योंकि हमारा जो दादा था वो अपने वालिद का अकेला बेटा था। तो वो सारी ज़मीन आई, और इस मुलाजमतों में, अंग्रेज़ों की मुलाजमतों में तनख्वाहें ज़्यादा थी, और रहन सहन जो था अपने गांव के करीब करीब
तो खुराक की परवाह नहीं थी और रहन सहन सादा था। हाँ जी, जानवर भी रखते थे, सब कुछ करते थे। दूध, जिस तरह जिमींदारा से दूध, वाबस्ता दही, जो लोग होते हैं ना, हाँ जी, उनमें वो ये जितने मर्जी उनके पास पैसा हो, उनमें सादगी का होना वो उस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। वो सादगी थी उनमें। सफ़र घोड़ों पे करते थे, तो वो तनख्वाह उनकी ज़्यादा बचती थी और रुपए की वैल्यू ज़्यादा थी, तो ज़मीनें बढ़ती जाती थी। तो वो ज़मीन हमें ये उकाड़ा में और रिनाला खुर्द में, हुजरा शाह मुकीम में और ये दीपालपुर में टुकड़ों टुकड़ों में मिली। तो हम किसी भी ज़मीन, कोई ज़मीन भी इतना बड़ा टुकड़ा नहीं था कि वहाँ जो है बाइज़्ज़त तौर पे रह सकते हैं। तो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद यही फ़ैसला किया कि समुंदरी में रह रहे थे, वहीं सेटल्ड थे, और नई जगह पे सेटल होने में ज़रा मुश्किल पेश आती है। लोग जड़ें छोड़ जाते हैं, अच्छी खासी वाकफियत हो जाती है। तो वहीं पे हमारी स्कूलिंग वगैरह हुई समुंदरी में। बिल्कुल सही। तो कर्नल साहब, उस जमाने में जो स्कूल थे वो कैसे थे, उस्ताद कैसे थे? उस्ताद बहुत अच्छे भी देखे हैं, बहुत बुरे भी देखे हैं। अच्छा, बुरे किस सेंस में? दरअसल उस्तादों में गुर्बत बहुत ज़्यादा, और वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो जो कोई कुछ ला के दे, यानी कुकड़ी ले आओ कोई, या ट्यूशन पढ़े, या मुर्गी ले आओ, हाँ या जी, कुकड़ को ले आओ जी, या गुड़ ले आओ। जी हाँ। तो जो वो करता था, तो हमारी वहाँ तो ज़मीन नहीं थी, तो हमने तो ज़मीनें ठेके पे दी हुई थी, उनसे भी थोड़ा बहुत वो आता था, लेकिन ये है कि संभाली हुई थी ज़मीन। तो और मैं खुद एजुकेशन बैकग्राउंड से, मेरे अपने फादर थे, तो हम तो घर में ही पढ़ लेते थे। तो इसलिए जो बुरे टीचर थे वो बुरा सलूक करते थे। हालांकि उस जमाने में तो कोई, यानी इवन हमारे बचपन तक भी कोई ट्यूशन का रिवाज ही नहीं था जी, कि पैसे लेके आप किसी को पढ़ाएं। हाँ, लेकिन मुर्गी लेके पढ़ाना, ये चलता था। ये बिल्कुल सही। लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये इस तरह कुछ बुरे उस्ताद देखे, और जब बाद में काबिलियत का मुकाबला हुआ तो 8वीं से बाद बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद भी मिले, और उन्होंने बड़े सर पे भी बैठाया। जो अच्छे टीचर थे उनमें किसी का नाम अगर आपको याद हो? मास्टर जब्बार थे, जो बाद में हेड मास्टर रहे हैं। ये कौन सा शहर है इसके पास, बावल नगर में, तो यजमान मंडी, यजमान और बहावलपुर के दरमियान एक जगह है, ये खानपुर, ये चले कोई भी जो जगह थी। कौन सा फोर्ट कहते हैं। बहरहाल मैंने यानी एज लेफ्टिनेंट कर्नल भी जब यूनिट उस एरिया में गई तो मैं उन्हें तलाश करता रहा, लेकिन वो छुट्टी पे थे। अच्छा अच्छा। तो वो थे मास्टर लतीफ़ साहब, हमारे मैथ्स के और उनसे के टीचर्स थे। तो देवर बहुत अच्छा, स्कूल वही था जो तख्ती पे पूरने डालने या गाची लगानी और वो कच्ची जो कलम से लिखना, काने की कलम से? बिल्कुल वही था, या नाड़ की कलम से? बिल्कुल। यानी उस जमाने में तो प्राइवेट स्कूलों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाँ जी, बिल्कुल वही था। तो आपने फिर जो मैट्रिक था वो कहाँ से किया? वहीं से, समुंदरी से किया। अच्छा, उसी वो स्कूल हाई स्कूल था। अच्छा, प्राइमरी भी उधर था, हाई भी? उस स्कूल का जो हेडमास्टर था उस जमाने में हमारे मैट्रिक में जाने से पहले तो चला गया था, लेकिन वो पंजाब टीचर्स एसोसिएशन का चेयरमैन था। अच्छा, मोहम्मद अली बाजवा। उसके बाद हमने जिनके हाथों में पढ़ा है वो भी बहुत अच्छे थे वो, लेकिन मोहम्मद अली बाजवा ऑलराउंडर था। वो स्पोर्ट्स वगैरह में ये वो, यानी समुंदरी उस वक्त उस इलाके का स्पोर्ट्स सेंटर था स्कूलों के लिहाज से। अच्छा अच्छा। लेकिन उसके बाद जो आए हैं वड़ाइच थे, वो वड़ाइचा गांव के ही रहने वाले थे, घोड़े पे आते थे। तो साहबजादा मोहम्मद अली, उनका नाम भी मोहम्मद अली था, लेकिन साहबजादा मोहम्मद अली था। लेकिन वो वड़ाइच थे? वड़ाइच थे।
बिल्कुल सही। तो ये गुजरातियों के कुछ गांव हैं वहाँ पे, बिल्कुल वो सही। वड़ैचों के अपने गांव थे, उन गांव का नाम भी उन्होंने वड़ैचा रखा हुआ। बिल्कुल सही, वो अपने किसी आबाई गांव के नाम पे रखा होगा। हाँ, तो नहीं, बस अपनी जात के नाम पे रखा हुआ था। तो ये गुजरात से ये लोग ज़मीनें अलॉट करके, समुद्री से 22 लड़के जो हैं वो लाहौर में पढ़ने गए थे। वी आर ओनली 2 हु मेड द करियर। स्टूडेंट आप अच्छे थे अच्छा स्टूडेंट था। और खेलों वेलों में भी दिलचस्पी लेते थे? बल्कि ये कि जिस वक्त अयूब खान के दौर में स्कूलों को किताबें आई थी जी, ये विलेज एड के प्रोजेक्ट के तहत, उसमें मुझे ये मास्टर जब्बार साहब ने वो लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करने का काम दिया था। तो मैंने इस्टेब्लिश करते करते वो पूरी लाइब्रेरी पढ़ ली थी। वाह वाह। और उसमें बहुत ज़्यादा ये जो पुराने ज़माने के हीरोज़ थे उनकी बायोग्राफीज़ के छोटी छोटी किताबें थी। ये अंग्रेजी में किताबें थी? उर्दू में थे। अच्छा अच्छा। तो यानी पढ़ने का असल में चस्का आपको वहां से लगा? चस्का घर से ही था। अच्छा, क्योंकि घर में वालिद साहब किताबें लाते घर होंगे। में वालिद साहब इकबाल के ऊपर बहुत बड़े स्कॉलर थे, तो उसका एक बहुत बड़ा जोक था। चौथी जमात में जब हमारी ये नई किताबें आई तो उनमें आखिरी 2 चैप्टर जो थे वो टाइप में आते थे। अच्छा। टाइप उस ज़माने में कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो कुछ दिन बाद वो एडीआई साहब स्कूल में आए, उन्होंने कहा कि जनाब आप अपने अच्छे बच्चों को लाए, मैं देखता हूँ क्या स्टैंडर्ड है, क्या पढ़ा है आपने। तो अभी सेशन शुरू ही हुआ था, मकसद उस चैप्टर पे स्कूल में पहुँचे ही नहीं थे और वो अनअट्रैक्टिव था, वो मैंने पढ़ा नहीं था। तो वो उन्होंने आके मुझे ये वो पेपर दिया। तो सारे पेपर जो चैप्टर्स मैंने पढ़े हुए थे उनके जवाब तो मैंने लिखे। तो आखिरी ये था कि डॉक्टर इकबाल के बारे में, डॉक्टर इकबाल था हेडिंग उसका चैप्टर का, डॉक्टर के इकबाल के बारे में क्या जानते हैं। तो मजमून नवीसी वालिद ने काफ़ी हमें पढ़ाई थी, गाय पे मजमून लिखो, कुत्ते पे मजमून लिखो, जो करते रहते थे। तो कौन सी बात है कि एक डॉक्टर का ही नाम है ना, डॉक्टर इकबाल। तो मुझे नहीं पता कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे, क्या ये। तो मैं लिखा कि जी डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। तो उससे मुझे एक लीड मिली कि जी डॉक्टर इकबाल एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, गरीबों का इलाज मुफ्त किया करते थे, डॉक्टरी की तालीम उन्होंने वलायत से हासिल की थी और खैरात बहुत करते थे, गरीबों की मदद बहुत करते थे। गरीबों की बहुत मदद करते थे। और इस वजह से अंग्रेज़ी सरकार ने उन्हें सर का खिताब दिया हुआ था। तो उसने वो पढ़ के हंसा होगा। तो उसने मेरे टीचर से पूछा ये किसका बेटा है। उसने कहा जी ये फलां चौधरी वाजिद अली का बेटा है। कहेंगे हैं, वो तो मेरे उस्ताद हैं और वो तो इकबाल पे एक अथॉरिटी है। तो वाकई बाले जबरील जो है उनके सराहने के नीचे होती थी। तो वो जनाब कहने लगा मैं मिलूँगा उनसे। वो जनाब मिलने आया तो उन्होंने समझा शागिर्द आया, तो बैठाया, उसे लस्सी वस्सी पिलाई। तो कहने लगा जी साहबजादा कहाँ है। उसने कहा जी बुला लिया मुझे। तो मैं देख के हैरान हुआ कि ये मेरी शिकायत लगाने आया, ये क्या चक्कर है। तो मेरा पेपर उठा के उन्होंने उसके सामने रख दिया कि जी इकबाल पे बहुत अच्छा मज़मून लिखा है इसने, तो ज़रा गौर कीजिए। उन्होंने जनाब पढ़ा कि सुसरे तूने तो लुटिया ही डुबो दी। उसके बाद मुझे सज़ा के तौर पे सबकन सबकन अल्लामा इकबाल का पूरा कलाम पढ़ाया गया और रात को सोने से पहले अब्बा जान की टांगें दबाने के बाद तो मेरा काम ये था कि उनके सोने तक उनके सराहने खड़े होके तो अल्लामा इकबाल की नज़में गा के सुनाऊं।
कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका, तू है एक टूटा हुआ तारा, सुरैया से ज़मीं पे आसमां ने हमको दे मारा, गनी रोज़े से हाँ पीरा किनारा तमाशा कुन, के नूरे दीदाश रोशन कुन। हाँ, उस जमाने में फारसी भी पढ़ाई जाती थी ना स्कूलों में भी। वो उस वक्त तो नहीं थी, छठी जमात से थी। अच्छा अच्छा। तो यानी वो फारसी से भी शुद्ध बुद्ध हो गई, उर्दू भी अच्छी हो गई उसकी वजह से। लेकिन ये कि अल्लामा इकबाल मुझे बहुत बुरा लगने लगा मैंने पढ़ाई में किसी बात पे मार नहीं खाई, लेकिन इस पे झाड़ बहुत खाई अल्लामा इकबाल पे। अब आप ये देख लें कि जब वो गनी रोज़े से हाँ पीरे किनारा तमाशा कौन, तो एक बच्चे को क्या पता कि पीरे किनारा कौन है और जुलेखा कौन है और उस नूरे दीदाश कैसे उसका है जी। अच्छा, तो उस वक्त तो उसमें बैकग्राउंड में ये कहानियां आती रही। बिल्कुल सही है जी। तो उससे वो जिसे कहते हैं ना कि विजन ब्रॉड होता चला गया। अच्छा, तो आप जो स्कूल में जो आप स्टूडेंट तो अच्छे थे, तो खेलें कौन सी खेलते थे? मैंने 14 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया था। अच्छा। तो मैं उसमें दब्बू था, तो वहाँ पे मैंने कोई खेल नहीं किया। अच्छा। और इवन कॉलेजेस में भी मैं सबसे छोटा स्टूडेंट हुआ करता था। तो उसके बाद आपने साइंस पढ़ी मैट्रिक में या आर्ट्स पढ़ी? हमारे स्कूल में साइंस लैब ही नहीं थी। अच्छा। हाँ जी, साइंस टीचर था, साइंस लैब नहीं थी। तो मैंने मैट्रिक के बाद ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था हमारे बुज़ुर्गों के जहन में कि जो लायक बच्चे होते हैं वो मैट्रिक से अपना कैरियर बना लेते हैं। तो मैट्रिक से कैरियर कहाँ बनता था? एग्रीकल्चर में या वेटनरी साइंस में। मुझे दोनों जगह दाखला मिल गया था, बल्कि वेटनरी साइंस में प्रिंसिपल ने इंटरव्यू में मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मैंने वो ज़ोर ज़ोर लगाया, किसी को भेजा कि जी तकलीफ़ क्या है, नंबर अच्छे हैं, सारा कुछ ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ। उस ज़माने में फर्स्ट डिवीज़न में पास होना बड़ी बात होती थी। तो और पंजाब यूनिवर्सिटी का मैट्रिक था वो, उस ज़माने में बोर्ड नहीं बने थे। ये 1961 यही ये किस ज़माने में फिर यूनिवर्सिटी से लैदा हुए? यानी चूंकि 63-4 में अच्छा। ये लाहौर का बोर्ड बना है, उसके बाद फिर बनते चले गए। यानी उससे पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक होता था। मेरा सर्टिफिकेट पंजाब यूनिवर्सिटी का है। इवन मिडिल भी होता था। मेरे नाना जी ने, मैं उनकी सनद देखी, वो 1932 में उन्होंने मिडिल किया हुआ था। अच्छा। और वो पंजाब यूनिवर्सिटी से था। जरूर होगा। जी जी। अच्छा, तो उसके बाद फिर एफए किया आपने? नहीं। वो प्रिंसिपल साहब ने रिजेक्ट मुझे किस बात पे किया कि जी ये इतना कमजोर सा है, घोड़े की लात लग गई तो ये तो गया तो मैं इसे दाखला नहीं दे रहा इसे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तगड़ा हो जाएगा, ये है वो है कोई। तो मुझे मेरिट होने के बावजूद वो मुझे दाखला देने गए। सेठ सरवर नाम था उस प्रिंसिपल का। बहरहाल उस जमाने में ये जो ज़रई यूनिवर्सिटी थी, ये यानी वेटनरी कॉलेज था? नहीं, मैं लाहौर में वेटनरी यूनिवर्सिटी जो अब है, जो घोड़ा अस्पताल था, घोड़ा अस्पताल जैसे, वो वेटरनरी कॉलेज था। अच्छा। और वो 1880 का बना हुआ था। बिल्कुल सही। और वो बहुत अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट उस जमाने का कॉलेज था। तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, अंग्रेज़ प्रोफेसर्स के नाम वगैरह लिखे हुए थे, बल्कि हमें जो टीचर पढ़ाते थे उनके पास नोट्स जो थे वो अंग्रेज़ टीचरों के लिखे हुए थे, उनसे मांग के रखे हुए थे उन्होंने। अच्छा अच्छा। फिर आपने वेटनरी साइंसेज में दाखला लिया? वेटनरी साइंसेज में दाखिला लिया, जिसमें जो वो पहले 2 साल थे वो बहुत मुश्किल थे, क्योंकि वो उसमें फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है। एफएससी का लेवल आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल सही। पूरा। उसके बाद वो जो एफएससी करके आते थे वहाँ उन्हें सेकंड ईयर में दाखिला मिलता था। अच्छा अच्छा। तो जो मैट्रिक करके आते थे उन्हें फर्स्ट ईयर में एफएससी के बराबर करके फिर आगे पढ़ाते थे। तो ये कितने सालों का आपने वहाँ कोर्स किया? 5 साल का कोर्स। अच्छा, यानी आप वेटरनरी डॉक्टर भी हैं?
मैं वेटनरी डॉक्टर भी हूँ अच्छा। और 5 साल के कोर्स मैंने 5 साल में ही कर लिया था और अच्छी पोजीशन में हमेशा रहा हूँ। ये किस जमाने की बात है? ये मैं 66 में वहाँ से निकला हूँ, 61 टू 66। अच्छा अच्छा। ये तो उसके बाद फिर फौज की तरफ कैसे आना हुआ? उससे पहले मैंने बड़ी झक मारी है। हम्म। तो जब मैंने वो कर लिया, और जाहिर है कि मुझे डंगर डॉक्टर कहलाना पसंद नहीं था। हाँ जी, हालांकि फॉरेन में उसकी बहुत डिमांड थी। बिल्कुल सही, और अब भी है। हाँ जी। तो और ये है कि डेंटिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड वेटनरी वेटनरी डॉक्टर्स, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं जी ये कॉस्मेटिक्स में आता है, शौक की चीज़ों में आता है, जो मर्जी मांग लें आप, बिल्ली के इलाज का या कुत्ते के इलाज का। बिल्कुल सही। तो मैंने बाय द वे अप्लाई किया था कनाडा के लिए। अच्छा, उस जमाने में? उस जमाने में तो उसमें 2 साल लगे उसमें प्रोसीजर में। तो बाय दैट टाइम मैं उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला ले लिया मास्टर्स के लिए। तो वहाँ की जो पॉलिटिक्स, इवन ये जहनीत वेटनरी फील्ड में, और उसमें ये राई है, ये जट है, ये गुजर, हाँ ये बहुत ज़्यादा है शायद, और इनमें तसब बहुत ज़्यादा। और फिर ये यानी जब मैं वहाँ देखा तो उन्हें लाहौर से आए हुओं को लोग पसंद नहीं थे। किस जगह? कि जी लालपुर में। अच्छा, है जी, बिल्कुल सही। वो कहते थे जी बड़े अंग्रेजी मारदा है जी, पद घुटनी पाई हुई है। इन्हों यानी पैंट नो। हाँ जी, तो मैं इन्हों सीधा करांगा, कोई इस किस्म की बातें करते थे प्रोफेसर लोग। तो वो उनका अपना वो जो विजन बड़ा विजन था वो अपनी ज़ात तक ही महदूद था। तो मैं आई वांटेड टू गेट आउट इन सम जनरल फील्ड। तो जनरल फील्ड में वो आती थी, 2 फील्ड मेरे लिए थे। एक तो फार्म मैनेजमेंट था और दूसरा फील्ड था एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। उस वक़्त तक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का एक आदमी, एक वेटनेरियन है जिसने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में मास्टर किया था, और मुझे नहीं पता था वो कौन है, कहाँ है। तो एक पढ़ रहा था अभी, वो बाद में इधर प्लानिंग कमीशन में आया, और प्लानिंग कमीशन में भी वो जो काम करता रहा है कि यहाँ अल्लामा इकबाल पे एक वो फंक्शन था, तो वो साहब आए उठे, उसने कहा जी बच्चों की तालीम के बारे में आपका क्या ख्याल है, अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं। तो वो प्लानिंग कमीशन में क्या प्लानिंग करनी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ने। तो मैंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में जाने का चॉइस दिया। मेरे फादर ने बहुत कहा कि तुम फार्म मैनेजमेंट में लो, किसी फार्म के इंचार्ज बन जाओगे, 5-6 साल बाद बग्गी में फिरोगे, हाँ जी, घोड़े भी होंगे, जानवर भी होंगे, दूध भी फ्री मिलेगा, तुम ऐश की ज़िंदगी गुजारोगे। उनके जहन में वो जो विलेज की लिविंग थी ना, हाँ जी, ठाट के साथ। तो वो फार्म यानी किन फार्म्स में नौकरी मिलेगी? ये सरकारी फार्म्स होते हैं बहुत सारे, आर्मी के भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं। बिल्कुल सही, गवर्नमेंट के सिविल फार्म्स भी हैं। जी जी। ये जो नीली भैंस के फार्म्स हैं, ये आपके ये साहिवाल गाय, जोहराबाद में भी है गाय के फार्म। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये जोहराबाद कायदाबाद में मैंने एक भैंसों का बहुत बड़ा फार्म देखा। हाँ जी, तो ये सिविल गवर्नमेंट के हैं। जी जी, पंजाब गवर्नमेंट के अपने फार्म्स हैं ये। अच्छा, तो ये इनमें तुम चले जाना। मैंने कहा नहीं जी, रहना तो पिंड चाहिए है ना। बिल्कुल सही। तो मेरी वो सोच थी कि मेरे वालिद ने जिम्मेदार होते हुए अच्छा खासा कमाई करने के बाद, अच्छी खासी ज़मीन का मालिक होने के बावजूद लाहौर में हॉस्टल में मुझे रख के पढ़ाना जो है अफोर्ड किया। तो और हमारे साथ हमारे धोबी का बेटा भी पढ़ता था, हमारे चपरासी का बेटा भी पढ़ता था, एंड वी वर इक्वल देयर। ठीक है जी। तो
मकसद ये है कि जिस जगह आप जाएं और वहाँ किसी गांव में बैठ के अगर बच्चे को शहर में तालीम दिलानी, एक तो ये कि वहाँ से समुंदरी से 22 लड़के जो हैं वो लाहौर में पढ़ने गए थे। वी आर ओनली 2 हु मेड द कैरियर। अच्छा, ठीक है जी। तो वो, और मेरी भाभी वहाँ एक रहती थी, तो मैं उसके पास रहा नहीं हूँ, लेकिन उसने मुंह पे हाथ फेर के कहा था कि ये यहाँ से जब डिग्री लेके निकलेगा तो देख लेंगे। तो इसने फिल्में देख के बराबर कर देना है सब कुछ। तो भाभियाँ करती हैं इस किस्म की बातें। तो वो यानी ये सिर्फ रांझे की भाभियां नहीं करती, दूसरी भाभियां भी करती हैं। सभी भाभियां करती हैं। तो ये भाभी होना जो है ना, अनलेस यू एग्री टू मैरी इन देयर फैमिली, हाँ असल ये कहानी है जी, तो अदरवाइज यू आर नॉट ए गुड पर्सन। ठीक है जी। तो बड़ी बहस के बाद मैंने अपनी जिद की, मैं कहा नहीं, मैंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स करनी है। मैं कम से कम दुनिया का तो पता चले ना क्या चीज़ है। तो उसमें मेरे सब्जेक्ट्स जो थे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मेन था, और मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, और तीसरा था सोशियोलॉजी। अच्छा, रूरल मार्केटिंग और सोशियोलॉजी साइड सब्जेक्ट्स थे, और हमें एक कोर्स लेना पड़ता था किसी भी फॉरेन लैंग्वेज का, तो वो मैंने फ्रेंच लिया। अच्छा, मौदूदी जो है वो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम पे जाता है, और लेकिन वो इस्लाम में वो पॉलिटिकल इस्लाम को पहले लाते। पॉलिटिकल इस्लाम इसलिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सक्सेस को आप मैयर करते हो कि ही एस्टेब्लिश्ड ए स्टेट, और वो स्टेट बहुत फैली और बहुत कामयाब हुई, और लोग जो हैं जोक दर जोक शामिल हो गए। अच्छा, साथ साथ ये पढ़ना भी जारी रहा, मुख्तलिफ लिटरेचर का शौक असल में आपको कहाँ से पड़ा? वो ये है कि लाहौर में होते हुए वो ये है कि मुझे पता था कि कहाँ कहाँ किस किस की गैदरिंग होती है। अच्छा, हाँ जी, ये आपका टी हाउस, पार्क टी हाउस से मैं वाकिफ था। अच्छा, अच्छा, कभी किसी के साथ चला जाता था। और ये हर इतवार को गुलबर्ग में ये गुलाम अहमद परवेज का दर्स हुआ करता था। बिल्कुल, उस जमाने में बड़ा उनका शोरा था। उस जमाने में बड़ा शोरा था, और सारी ब्यूरोक्रेसी उनकी मरीब थी। बिल्कुल सही। तो हम लोग बस पे, जज भी इवन, हाँ जी, हम लोग बस पे जाया करते थे और मर्सिडीज में वापस आया करते थे। अच्छा, कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट लिफ्ट दे देता था कि ये बड़ा अच्छा बच्चा है, इस लाइन पे आ रहा है। बिल्कुल सही। तो वो तो अल्लामा इकबाल की पढ़ाई वो जो है ना, वो काम आ रही थी। तो आई वॉज इन अ पोजिशन टू जज दी पीपल व्हाट ही इज सेइंग। तो मौलाना मौदूदी की ये जो तफसीर है, जब वो लिख रहे थे, तो ऊंची मस्जिद है एक, ये इस पे ये किला गुजर सिंह में, जी जी जी, है जी। तो वहाँ वो ये दर्स दिया करते थे इसका। वो उनके कदमों में बैठ के मैंने वो सुनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। तकरीबन उस वक़्त तक मेरे वहाँ से आने तक 4 उनकी जिल्दें हो चुकी थी और छप चुकी थी, लेकिन मैंने वो भी सबकन वहाँ बैठ के सुना। मुरीद किसी का नहीं हूँ। अच्छा, ये जरा बताएं कि मौलाना मौदूदी का फिक्र क्या था और गुलाम अहमद परवेज का फिक्र क्या था? अच्छा जनाब, ये बग चला है सर सैयद अहमद ख़ान से। सर सैयद अहमद ख़ान ठीक है, गोरों से बहुत इम्प्रेस थे, और वही ज़माना है जब मरज़इयत भी शुरू हुई है। और अंग्रेज़ों के ज़माने में इन ख़यालात के लोगों को बहुत लिफ्ट मिलते थे। यानी जो प्रोग्रेसिव उन्हें कह लें कि जो डिफरेंट हैं, जो ट्रेडिशनल इस्लाम से हटके हैं, ट्रेडिशनल इस्लाम से हटके हैं, और इस्लाम में से कुछ चीज़ों को कट ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है जी।
जहाद को निकालना चाहते हैं, सूद को निकालना चाहते हैं। तो ये उस क्लास के लोग थे जो कहते थे कि जी हदीस इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि ये उसका ये है कि जी हदीस इज नॉट रिक्वायर्ड, हाँ जी, तो हदीस झगड़ा है, तो वो कुरान में भी झगड़ा है, एक बात। दूसरी बात ये कि कुरान के जितने मीनिंग्स हैं, हर आदमी की अपनी अक्ल के मुताबिक और उसके ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज के मुताबिक उसका मतलब अलहदा निकलता है। तो इसलिए एक मज़हब जो था बातनी भी था कि जी वो जो इमाम पे बातन में अलका होता है वो असल मतलब है, ये लफ्जी मतलब कुछ नहीं है। मौदूदी जो है वो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम पे जाता है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। और लेकिन वो इस्लाम में वो पॉलिटिकल इस्लाम को पहले लाते हैं। बिल्कुल सही। पॉलिटिकल इस्लाम इसलिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सक्सेस को आप मैयर करते हो कि ही एस्टेब्लिश्ड है स्टेट, और वो स्टेट बहुत फैली और बहुत कामयाब हुई और लोग जो हैं जोक दर जोक शामिल हो गए। ठीक है जी। तो वो कहते हैं कि जी जब आपका कंट्रोलर्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, हाँ जी, तो पब्लिक खुद ही उनके यानी अवाम जो होती है वो अपने सरदारों की उनको फॉलो करती है। और गुलाम अहमद परवेज की फिक्र क्या थी? गुलाम अहमद परवेज की फिक्र ये थी कि जी कुरान लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो पढ़ो, गौर करो, और जो मतलब आपके समझ में आता है उस पर अमल करो। तो वो एक किस्म का यानी ऐसा इस्लाम है जिस पे किसी मजहब को भी कोई एतराज़ नहीं। अच्छा, उनका क्या यानी गुलाम अहमद परवेज साहब का क्या इस्लाम था? उसने सोशलिज्म को भी सपोर्ट किया, यानी उसका एक पम्फलेट था मौज़े तंग और इस्लाम, है जी, और क्रिश्चियंस को भी वो उसी तरह वो कहते हैं जनाब खैरात करो, ये करो, वो करो। वो तो जो इस्लाम में सारी अच्छी बातें हैं या सारे मज़ाहब में जो बुनियादी चीज़ें हैं, झूठ मत बोलो, हाँ जी, बेईमानी मत करो, चोरी मत करो, हाँ जी, वो सारी जी कुरान यही पढ़ाता है, बस दैट्स ऑल। बिल्कुल सही। दैट मीन्स कि अगर इंग्लिश में आप लें ना इसे कि बीइंग ए जेंटलमैन इज बीइंग ए मुस्लिम। बिल्कुल सही। तो इबादत पे किसी चीज़ पे कोई जोर नहीं। आपको ज़ाती तौर पे किसका मौक़िफ़ ज़्यादा अच्छा लगा? मेरा अपना मौक़िफ़ है। वो क्या है? मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि पार्टी बना के या किसी को चैलेंज करके आप कोई मज़हब जो है लागू नहीं कर सकते, कोई भी आइडिया लागू नहीं कर सकते। तो आपके अपने दिल में आपको जो समझ आती है वो सही इस्लाम है आपका। ठीक है जी। तो उसमें डिफरेंस हो सकता है, तो लेकिन उसमें रेजिमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आप भी ये बिलीव करें। बिल्कुल सही। यानी अपना नजरिया दूसरों पे इम्पोज ना करें, थोपना। तो ये तो सेकुलरिज्म के बहुत करीब है आपका नजरिया। नहीं, वो ये है कि नेगेशन ऑफ गॉड, नेगेशन ऑफ प्रॉफिट, नेगेशन ऑफ कुरान, तो मैं तो इसे जुर्म समझता हूँ। नहीं, सेकुलरिज्म में भी किसी मजहब का कोई इनकार नहीं है। सेकुलरिज्म के दो मतलब हैं। एक सेकुलरिज्म तो ये है जो आप फरमा रहे हैं जी, कि ठीक है आप जो हैं सो हैं, तो दूसरों को भी उतना ही रिस्पेक्ट दो, ठीक है, उनका अपना ख्याल है। तो लेकिन जो हमारे सोशलिस्ट भाई वो बयान करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक मज़हब को ख़त्म ना किया जाए कि मज़हब अफ़ीऊन है और ये है वो है, मज़हब को ख़त्म ना किया जाए कोई चीज़ नहीं होती। भाई सिस्टम कोई बन ही नहीं सकता, किसी बेसिक प्रिंसिपल्स के बगैर कोई सिस्टम नहीं चल सकता। बिल्कुल। और इसीलिए कम्युनिज्म नहीं चला। और कम्युनिज्म जब ख़त्म हुआ है 100 साल चल के, 100 साल से ज़्यादा चला है, तो चलने के बाद जब ख़त्म हुआ है तो रिलीजन वाज स्टिल देयर, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, चाहे मुस्लिम्स थे, दे वर स्टिल देयर।
और सुना है कि वहाँ बहुत हाफ़िज़ कुरान पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ कुरान को वो जला देते थे, रखना जो है जुर्म था। वो दे यूज्ड टू रिमेंबर इट। नहीं, लेकिन वो अपने आप को कोई भी सोशलिस्ट या जो कम्युनिस्ट है वो अपने आप को सेकुलर तो डिक्लेयर नहीं करते थे। तो दे डिक्लेयर कम्युनिज्म एज ए रिलीजन। असल में मैं समझता हूँ ये कि नेगेशन ऑफ गॉड के बगैर बात शुरू ही नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी नजरिए जिसको आप अल्टीमेट समझ लें तो वो एक किस्म का, यानी उसमें डिक्टोरियल आपका एटीट्यूड आ गया ना। मैं इसे रेजिमेंटेशन कहता हूँ। रेजिमेंटेशन के ग्रुप बनाओ, एक को फॉलो करो, है जी, तो वो रेजिमेंटेशन हो जाती है। तो आर्मी में किस तरह है? हाँ, तो जनाब मैंने की MSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। अच्छा। मेरी जो ग्रेजुएशन है वो डबल ग्रेजुएशन है, BVSc बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड बैचलर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। अब ये दो सब्जेक्ट्स अलग-अलग हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। एक को DVM कहते हैं, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, और एक को कहते हैं ये जो फार्म्स की तरफ जाते हैं ना, पोल्ट्री फार्मिंग्स और ये एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा, मैं एक सवाल बीच में बोल, उसके बाद ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी है। तो मेरा ख्याल ये था कि आई एम द थर्ड पर्सन ऑफ दिस क्वालिफिकेशन इन द कंट्री, तो मुझे तो हाथों हाथ लिया जाएगा। तो जब मैं वो करके निकला हूँ तो पता ये चला कि आई एम एट पार विद द MA इकोनॉमिक्स। अच्छा, यानी वो आपका बदल गया सब कुछ ही इन द मार्केट। वो कहे जी MA इकोनॉमिक्स ही है ना। हालांकि वो MA इकोनॉमिक्स क्या बताएगा कि जी आपने 100 जानवर पालने हैं तो चारा कितना चाहिए, या वंडा कितना चाहिए, या कौन सा वंडा कौन से जानवर को खिलाना है, या अगर आप कहते हैं कि जनाब इस फसल को 1 फुट पानी चाहिए। जरा उजान सुन लीजिए, क्योंकि सानू वैसे भी मौलवी गलत करनी देनी। अच्छा कर्नल साहब, लाहौर रहते हुए जो आप पार्टी है उसमें जाते हो, उस जमाने में कौन से लिखने वाले कोई जिससे आप इम्प्रेस हुए हो या जिनको आपने देखा हो उस वक्त के मारूफ लिखने वाले? इतना मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन हमारे अक्सर जो शायरी के शौक थे वो उस मजदूर शायर के पास जाया करते थे। हबीब जालिब नहीं, वो अनारकली में नीला एहसान दानिश के पास। मुनीर नियाजी से एक दफ़ा हमने रास्ता पूछने गए थे उसका, ये अशफाक अहमद का। अच्छा। वो कहने लगे इस वक्त तो वो बैठे होंगे वहाँ और अपना साइंस उसमें, ये उर्दू साइंस बोर्ड में, तो उधर चले जाएं। ना बल्कि तो, क्या होगा बैठा होना है उर्दू साइंस बोर्ड च। नहीं, बड़े अदब से बताया। मेरे साथ एक कैप्टन रिटायर्ड रियाज अली जो कि बचपन में इनका क्लास फेलो था। अच्छा। तो वो कहता था चल यार तेनू मिला के। GTO ने ये पूछा कि इफ़ वी डोंट सेलेक्ट यू, मैं कहा आई विल गो टू कनाडा। और अब बाद में मैं जब इंस्ट्रक्टर रहा हूँ आर्मी में और ये वो, तो मुझे पता कि दिस वाज द राइट आंसर, कि द मैन हैज गॉट प्लान B प्लान C आल्सो। ज्वाइन करने से पहले मेरा वो जो है पासपोर्ट भी आ गया, सारा कुछ हो गया कनाडा के लिए। वहाँ उस ज़माने में वो टिकट भी भेजते थे। आपका जो आर्मी चीफ है वो कोई पिंडी से बाहर नहीं गया स्वाय कोर्सेज का, क्योंकि जर्नैल का दामाद था। सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम ऑफ रेडियो उनका था ये तलकीन शाह अशफाक अहमद। हाँ, कि चलो तलकीन शाह से मिलाता हूँ। तो मैं कहा मुझे तो पता नहीं है किधर, तो ये तो छुट्टी आया हुआ था। तो वो कैप्टन रियाज अली मुझे कहता है कि पता कर लो आगे। मैं कहा अच्छा किमें लभेगा। मैं कहा पार्टी हाउस चलते हैं। तो उसके दरवाजे पे ये मिल गया मुनीर नियाज़ी। ये कैप्टन रियाज के क्लास फेलो थे? कैप्टन रियाज के क्लास फेलो वो थे अशफाक। अच्छा। अशफाक और हमसाए थे उनके, एक गांव के थे उधर होशियारपुर में। अच्छा। तो इनकी वो ताल्लुक था उनसे। ये जो अशफाक
अहमद के पास जाना है, ये आर्मी में, मैं कैद से वापस आ चुका था जबकि बात। अच्छा, आर्मी का मैंने किया था सवाल कि आर्मी में जाना फिर कैसे हुआ, कब गए? वो ये कहानी पूरी नहीं चली। अच्छा। वो मैं फारिग हुआ तो मेरे पास दो ही रास्ते थे। वो कनाडा से मेरा वो जो है ना वीज़ा आ गया, तो उन्हीं दिनों में मैं तैयारी कर रहा था, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था। पासपोर्ट बड़ी देर में बनता था उस ज़माने में। वो कुछ दोस्त मिले तो कहने लगे यार वो पुराने क्लास फेलो मिल जाएंगे सारे। तो लाहौर में इंटरव्यू हो रहा है, लाहौर क्लब में, गर्जन क्लब में, RVFC के लिए ऑफिसर भर्ती हो रहे हैं और ये डायरेक्ट लेफ्टिनेंट लेते हैं, आजकल डायरेक्ट कैप्टन हो रहे हैं। तो इंटरव्यू देते हैं वहाँ चल के, तो सबसे मुलाकात हो जाएगी, हल्ला गुल्ला है। कुछ 500 लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, मैं भी चला गया। तो वहाँ गए, वो इंटरव्यू दिया तो जनाब वो मेरे साथ बड़ी खुल के, जैसे आप बात करते हैं तो बड़ा ब्रिगेडियर साहब खुल के बातें करते रहे मेरे साथ। तो वो बाद में जब उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया तो उन्होंने कहा दी बेस्ट कैंडिडेट ऑफ टुडे शराफत अली। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। थे सारे भोगे आंदे थे, तो मैं इन सबसे बेहतर हूँ। तो मैंने फर्दर वो मेडिकल एग्ज़ाम और ये वो दिया, तो आई वॉज अंडर वेट एज़ यूजुअल। वो उन्होंने मुझे 3 महीने के लिए डेफर कर दिया। तो मेरे साथी जो थे वो भर्ती हो गए, जो वो उस बैच में सेलेक्ट हुए थे। तो उन्हें ISSB की कॉल आ गई। मैं 3 महीने में जान जून बना के मैं फिर गया, फिर मैं सेलेक्ट हो गया। फिर वो कुछ 6 महीने लग गए उसकी कॉल आने में, क्या है ISSB की। तो मीनवाइल मैंने उसकी तैयारी शुरू की कि CSS कर लेते हैं। तो और मैं कर सकता था, मेरा इतना वो हॉराइजन इतना ब्रॉड था कि जैसे आप कहते हैं कि मैं हर सब्जेक्ट पे बात कर लेता हूँ। तो वो घर से ताने, इधर से ताने, कुछ भी नहीं करता, पता नहीं कि क्या है, डिप्रेशन का मरीज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हालांकि है, जब मैं ये देने गया हूँ इंटरव्यू, तो मुझसे फाइनल इंटरव्यू में हो GTO ने ये पूछा कि इफ़ वी डोंट सेलेक्ट यू, मैं कहा आई विल गो टू कनाडा। और अब बाद में मैं जब इंस्ट्रक्टर रहा हूँ आर्मी में और ये वो, तो मुझे पता है कि दिस वाज द राइट आंसर, कि द मैन हैज़ गॉट प्लान B, प्लान C आल्सो। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये मस्ट बी सिलेक्टेड। तो वो वहाँ सेलेक्ट हो गया। फिर जो कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं उधर से जनाब, वो ज़ाहिर है कि नेक्स्ट बैच में आना था। तो मैं कही मेरे क्लास फेलो जा चुके हैं, है जी, तो वो उधर कप्तान बने हुए हैं, मैं वहाँ जाके जनाब उन्हें सल्यूट करूँगा। मैं जनाब दरख्वास्त लिख के दे दी कि जी मुझे ग्रेजुएट कोर्स में भेज दिया जाए। उधर रियली कॉल्ड मी, यानी मेरे 3 महीने गुजर चुके थे PMA में। अच्छा। फिर मुझे लेटर आया कि जनाब लेफ्टिनेंट डायरेक्ट लेनी है तो आ जाओ। अच्छा, है जी, मैं कहा नहीं जी, मैं घोड़े खोते अच्छ नहीं जाना। बिल्कुल सही। है जी, वो उनमें पाबंदी है कि आपको ये माउंटेन आर्टिलरी के साथ वो डॉक्टर जाते हैं ना, वेटनरी डॉक्टर्स, तो वो खच्चरों के ऊपर वो जो है तोपें लाद के ले जाते हैं। तो माउंटेन आर्टिलरी में आपको जो है 5 साल रखेंगे, 6 साल रखेंगे ये। और मैं कहा वो भी, वो माहौल तो वही है ना डंगर डॉक्टर वाला है। और वाकई मैंने वहाँ जब जाके देखा, जब मैं PMA में था तो मैं जाके देखा, जो मेरे कोलीग्स थे जो वहाँ भर्ती हुए थे, तो उनकी वही जो है वेटनरी कॉलेज वाली बोलचाल, वही उनका स्टाइल, उनका ये, तो मुझे वो पसंद नहीं आया। तो
आई कंटिन्यूड। मेरे प्लेटून कमांडर ने भी कहा कि भाई जाना है तो चले जाओ, यू हैव गॉट अ चांस, यू आर क्वालिफाइड। तो मैंने कहा यही ठीक है। लेकिन यहाँ आने से पहले, वो ज्वाइन करने से पहले मेरा वो जो है पासपोर्ट भी आ गया, सारा कुछ हो गया कनाडा के लिए। वहाँ उस ज़माने में वो टिकट भी भेजते थे। अच्छा, जब आपका एडमिशन हो जाता और था। नौकरी जो है क्वालिफाइड बंदे को, हम्म। MSc ऑनर्स बंदा जा रहा है तो वो उसको, और लेकिन वो जो चुना मुझे वेटनरी साइंस के लिए था, डॉग हॉस्पिटल में हम्म। इंटर्नशिप के लिए। तो और वो किराया भी देते थे, टिकट भी देते थे, और वहाँ पर नौकरी भी देते थे। तो वो भी मेरे पास ऑफर थी। इधर से भी कॉल आई हुई थी PMA की। तो मैंने वालिद साहब से कहा कि जी ये दो चॉइसेस हैं, तो यू टेल मी व्हाट टू डू। उसने कहा बेटे अपनी मर्जी करो, लेकिन जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। तो मैंने कहा बात तो ठीक है। और फिर बाद में हमारे सारे अजीज उधर बैठे हुए हैं, मेरी बेगम का पूरा ख़ानदान उधर बैठा हुआ है। तो बाद में यही पता चला कि मैं अच्छा रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो वो जितनी इधर आके बातें करते हैं, बकवास करते हैं। किस हवाले से? अपनी स्टैंडिंग के हवाले से, अपने उसके हवाले से। यानी आप यहाँ से चीफ डॉक्टर बन के भी जाएं तो वहाँ वो आपको आम डॉक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है जी। वो पैसे जो है डॉलरों में तो पाकिस्तानी करेंसी में तो बहुत बनते हैं, ठीक है जी, लेकिन हैं तो वो दे हैव गॉट ए सीलिंग। बिल्कुल सही। ये खास स्टेज से ऊपर नहीं जाते ये लोग, है ना। तो और जो इतने पढ़े लिखे भी ना हो, जो कारोबारी हैं वो ज़रा बेहतर चल रहे हैं। तो और औलादें सबकी ख़राब होती हैं। यानी असल में वहाँ उस रंग में उन्होंने रंगे जाना है, और जो वहाँ का इन्वायरमेंट है। हाँ, लेकिन यह है कि पढ़ने के लिए आप गए हैं और ग्रेजुएशन करके गए हैं, हाँ जी, यानी आप टेक्निकली क्वालिफाइड हैं। उसके बाद जाएं तो आपको कोई चेंज नहीं कर सकता। और चेंज होंगे आप तो अपनी मर्जी से होंगे, किसी की खुश करने के लिए नहीं होंगे। जो चीज़ अच्छी लगेगी आप अडॉप्ट करेंगे नेचुरली। अभी मैं पतलून पहन के बैठा हूँ, अपने घर में बैठा हूँ, है जी, तो अपनी मर्जी से बैठा हूँ ना। लेकिन वहाँ कंपल्शन है, आप बच्चे से कुछ कह नहीं सकते। बच्चे बहुत राउडी होते हैं। और मुझे तो ये भी शक है कि ये जो एयरपोर्ट पे आप खड़े हो जाएं, जो इंग्लैंड से, अमेरिका से जो फैमिलीज उतर रही होती हैं ना, उनमें से आधे बच्चे जो हैं एबनॉर्मल हैं। अब नॉर्मल इन व्हाट सेंस? कोई वो जैसे कहते हैं ना, ये क्या जिस पे वो फिल्म बनी थी कि वो बोल नहीं सकते सही, उठ नहीं सकते, कोई पड़ा हुआ है इसमें कोर्ट में और लेके आ रहे हैं, तो इस किस्म के, या शायद इनकी वैक्सीनेशन में कुछ करते हैं वो क्या, देयर इज समथिंग के परसेंटेज ऑफ रिटार्डेड चिल्ड्रन इन यूरोप, देयर इज ए ग्रेट रेशो ऑफ एशियंस। वो शायद ये पॉसिबल है कि जेनेटिकली इन्वायरमेंट उनको सूट ना करता हो वहाँ। नहीं, हाँ यहाँ भी मैंने देखा है जिनके हैं इस किस्म के बच्चों के प्रॉब्लम है, वो है कि जिनकी माएँ काम करती हैं, यानी दफातर में उनकी नहीं, जो टाइम नहीं दे सकती बच्चों को। अच्छा, जो माएँ टाइम नहीं दे सकती ना, तो वो कोई और ही किस्म के बच्चे हैं। बिल्कुल सही है जी। आप वैसे किन किन मुल्कों में गए हैं? मैं सिर्फ इंग्लैंड गया हूँ, बांग्लादेश गया हूँ वॉर में, और इंडिया में कैद रहा हूँ। अच्छा, मैं किसी और मुल्क में नहीं गया। नहीं, बांग्लादेश में तो आप तब गए जब वो पाकिस्तान था। जब वो पाकिस्तान था। ये कब भर्ती हुए आप? मैं 70 में भर्ती हुआ। अच्छा, 71 में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो है वो बांग्लादेश में। क्योंकि वो हालात इस किस्म के थे कि हालात नहीं,
तो कुछ लोग जो प्रोफेशनल है, जिनकी 3-3 नस्लें यहाँ गुजरी हुई हैं, उन्हें पता होता है कि पोस्टिंग किधर रहनी है। आपका जो आर्मी चीफ है वो कोई पिंडी से बाहर नहीं गया सिवाय कोर्सेज के, क्योंकि जर्नैल का दामाद था। बिल्कुल सही। दैट इज इट। तो मैं हमेशा नई यूनिटों में गया हूँ, हालांकि वो मानते थे, उस काबिलियत को माना उन्होंने, तो मुझे पीएमए में इंस्ट्रक्टर बना के भेजा। और पीएमए में इंस्ट्रक्टर बना के, यानी जो रिकमेंडेड होते हैं ना लोग, तो 10 लोगों का बैच जाता है वहाँ, और 10 लोगों में से वो 3 सेलेक्ट करते हैं। उन्हें हफ्ता 2 हफ्ते उनसे प्रेजेंटेशंस लेते हैं, उनसे वो क्लासों को पढ़वाते हैं और फिर देखते हैं। तो उनमें से 3 वो लेते हैं। तो वो उस रिग्मा रोल के बाद आई वाज सिलेक्टेड ओवर देयर। तो मानते हैं। और ये भी था, ये नॉलेज या मेरी जो ओवर क्वालिफिकेशन जो थी, दैट बिकेम ए नेगेटिव पॉइंट फॉर मी। इन व्हाट सेंस? इन व्हाट सेंस? एक बहुत बात यह है कि जब मुझे कमीशन मिला है, आई वाज 24 ईयर्स ओल्ड। 5 साल की ग्रेजुएशन, उसके बाद 2 साल का मास्टर्स। हाँ जी, मास्टर्स विद ऑनर्स। हाँ जी, उसमें भी खासा टाइम लगता है आपका थीसिस अप्रूव होने में, और ये वो रिसर्च फलाना। तो उसके बाद ये सिलेक्शन का रिग्मा रोल। मैं ग्रेजुएट कोर्स में गया था। ग्रेजुएट कोर्स के लिए उन्हें एकेडमिक्स नहीं पढ़नी पड़ती। अच्छा, ये किस सन की बात है? 70 की? अप्रैल 70 में मैंने ज्वाइन किया। कितनी ट्रेनिंग कितनी आपने मई की? 70 में 1 साल। अच्छा, 1 साल। 1 साल वो उन्हें सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल तो सही। उन्हें रगड़ा जो है ना, कंसंट्रेटेड मिलता है। बिल्कुल जो सही। 2 साल करते हैं तो उनको आधे टाइम जो है वो एकेडमिक्स पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, और आधे टाइम जो है उन्हें मिलिट्री सब्जेक्ट। 1 साल बंगाल में लड़ते रहे, और 2.5 साल जो है हम कैद में रहे। यानी एक जंग आप लड़के आए और एक दूसरी जंग में आपको फेंक दिया गया। कैसी मेमोरीज हैं आपकी पीएमए काकुल की? एज ए कैडेट ठीक ही हैं। तो आपके साथ के कोई ऊपर भी गए, जर्नैली तक भी गए? कौन गया? जनरल तारिक, ये जो चीफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन था, साइकोलॉजी की मास्टर छोड़ के गया था वो। अच्छा। तो ठीक है, अच्छा अफसर था। लेकिन उसका ही हैड गॉन टू, और बलूची था, और आरएनएस बटालियन थी। वो बटालियन थी इसकी जनरल जिलानी की। अच्छा, तो जनरल जिलानी जिन्होंने ये नवाज शरीफ को बनाया, या उसको जो पहले आईएसआई के वो गालबन, तो हाँ जी, वो आईएसआई में थे और बाद में वो फिर गवर्नर बने। जनरल जिलानी उसकी यूनिट का था। तो अमूमन वो जो लेते हैं ना एडीसी, वो अपनी यूनिट से लेते हैं। तो ये ही स्पेंट अबाउट 6 years विद हिम एज एन एडीसी। और हम जो है जब बंगाल में लड़ रहे थे, और ये वो, तो वो एडीसी था। तो मुझे शिकायत किसी से नहीं है, जो कि इसकी किस्मत पे होता है वही पाता है। तो मुझे बहुत कम, और उसके बाद मेरे 1 साल बंगाल में लड़ते रहे, और 2.5 साल जो है हम कैद में रहे। हाँ जी, और 2.5 साल के बाद यानी हमारे 3 साल ज़ाया हो गए। तो जो मैं इन्फेंट्री स्कूल में बेसिक कोर्सेज के लिए गया, तो जो लोग हमसे बाद पास आउट हुए थे वो वहाँ इंस्ट्रक्टर थे। अच्छा। तो हम वार हार्डन थे। तो हम उन्हें कॉन्ट्राडिक्ट करते थे और किसी की मानते नहीं थे। बेसिक कोर्सेज ख़त्म हुए तो द यूनिट मूव टू बलूचिस्तान, भुटोस बलूचिस्तान। वो भुटोस बलूचिस्तान में जो मारधाड़ हो रही थी, और वो जो उसमें पड़े हुए थे। यानी एक जंग आप लड़के आए और एक दूसरी जंग में आपको फेंक दिया गया? हाँ जी, ट्रेनिंग के बाद फेंक दिया गया। अच्छा। उससे भी पहले जब अभी मैं बेसिक कोर्स पे भी नहीं गया था, तो गुजरांवाले में यूनिट थी जिसमें मैं पोस्ट हुआ था, 40 बलूच।
तो वो वहाँ जाने की तैयारी में थी यूनिट। तो यहाँ ये कौन सा है, ये झेलम के इलाके में, पहाड़ी इलाके में, टिल्ला जोगियां। हाँ बेसिकली टिल्ला जोगिया में तो फायरिंग के लिए जाते हैं ना, तो उसके एडजेसेंट एरियाज में हम उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे माउंटेन वॉरफेयर के। तो उसकी जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी, 7 दिन जाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना। 7 दिन के बाद जिस दिन हमारा रेस्ट डे आया ना, कैंप में आए, तो जनाब 74 का जिक्र है। हाँ जी। तो एक कोड वर्ड होता है कि रियल इमरजेंसी हो गई, अपने बॉर्डर एरिया में पहुंचो। तो हमारी यूनिट को वो कोड आ गया। तो अब हम 7 दिन के वो फटीग में और सारी रात जागे हुए हैं जी। तो वो सोते हुए हम जनाब, ये बॉर्डर है ना शेखपुरे के पास, ये जहाँ से BRB निकलती है ना, उसमें से MRL में से, जी जी जी, दैट्स दैट पॉइंट, हाँ जी। वहाँ जनाब यूनिट भेज दी। तो यूनिट की वहाँ जाके आँख खुली तो पता चला कि भुट्टो साहब ने ऐलान किया है कि इंडियन फौजें बॉर्डर पे आ गई हैं। वो देयर वाज नन। हम जाके बैठे हैं तो अगले दिन वो आना शुरू हुए हैं। अच्छा। हमारी बटालियन बैठी है, उनका ब्रिगेड आ गया सामने, और बीच में रावी थे, रावी के सामने बल्ला पोस्ट वगैरह उनके थे। तो जनाब फिर वो नेगोशिएशन शुरू हो गया। कहा जी की लड़े, वो वजह ये थी कि वो मरज़इयों के खिलाफ अपराइजिंग हुई थी यहाँ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। तो उसको डिफ्यूज करने के लिए भाई साहब ने झंडा उड़ा दिया कि जनाब इंडियन आ गए। तो हमें भेज दिया। तो जब देखा कि जनाब कोई 10 एक दिन यूनिट वहाँ रही है, उसके बाद उन्होंने कहा जी बॉर्डर मीटिंग्स शुरू हुई हैं। तो उन्होंने कहा तुम वापस जाओ, उन्होंने कहा तुम वापस जाओ, हैं। उन्होंने कहा जी हम छोड़ के चले जाएं, ये कोई फोर्स इधर रख दें, तो ये तो इधर कोई शरारत करें। काला खताई एरिया था। हाँ बिल्कुल सही। काला खताई एरिया, तो यहाँ तो ये कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू कंपनी लेके इधर बैठ, हम यूनिट वापस ले जाते हैं और तुम लोग जो है मलेशिया पहन लो, तो रेंजर बन जाओ। तो रेंजर बन के मैं 3 महीने वहाँ बैठा रहा हूँ। वहाँ से उठा हूँ तो अपने बेसिक कोर्स पे चला गया हूँ। तो बेसिक कोर्सेज के अच्छे किए मैंने, बेसिक कोर्सेज अपने। तो बलूचिस्तान में यूनिट पहुँच के चुके थे। तो बलूचिस्तान से वहीं मैंने लेफ्टिनेंट टू कैप्टन पास किया, कैप्टन टू मेजर पास किया, और वहीं से मेरी पोस्टिंग जो है PMA में हो गई एज इंस्ट्रक्टर। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा पीछे चलते हैं। 79 में। जब आप 71 में कब गए आप बांग्लादेश में? कब पास आउट हुए? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल 1971 में। 71 में। अच्छा। मई में मैं वहाँ था। मई में वहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई आपकी? वहाँ माशाअल्लाह जिस यूनिट में मैं पोस्ट हुआ हूँ, 32 बलूच, वो यूनिट वहाँ की रिजर्व यूनिट थी। अच्छा। तो जहाँ कहीं ट्रबल हो वहाँ पहुँचो। बिल्कुल सही। तो जिस वक्त मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो उन्होंने कहा जी कि वो तो सिलट में है। सिलट में गया तो जी पता चला, और सबसे पहले तो हमने 2 लेफ्टिनेंटों का जनाजा पड़ा ब्रिगेड हेडक्वार्टर में सिलट में, और वहाँ से आगे उन्होंने कहा जी कि राइफलें कॉक कर लो, हथियार पकड़ लो, ये है वो है। उससे पहले बड़ा तमाशा हुआ है ढाके में।
ढाके में 2 रातें मैं मेस में रहा हूँ। तो रात को कोई 2 बजे एक जेसीयू आ गया जी, सुना इधर कोई नया अफसर आया है 32 बलूच का, मुझे मिलना है। आप उस वक्त कैप्टन थे कि लेफ्टिनेंट? सेकंड लेफ्टिनेंट। मैं बाहर निकला जी, उसने सल्यूट किया, उसने कहा सर आप 32 बलूच में जा रहे हैं, झगड़ा ये है कि हमने G3 के वेपन्स, जो वेस्ट पाकिस्तान में जो वेपन्स यूज़ हो रहे थे G3 वगैरह, तो वो हमने एक्सचेंज करवाने हैं, और जितने भी ट्रुप्स आते जा रहे हैं उनके। तो ऑर्डिनेंस वाले कह रहे हैं कि जनाब कल दिन में आना हो तो कल सुबह जी को जहाज जा रहे हैं, तो आप ये वो कहते हैं जी कर्नल साहब से पूछें, ऑर्डिनेंस का कर्नल बादशाह होता है, तो पूरे डिवीजन का वो सप्लाई करता है। तो जनाब मैं वर्दी पहन के चल पड़ा जाके जनाब रात के 2:30 बजे। मैं कहा तुम्हें घर का पता है? उसने कहा हाँ जी पता है मुझे, मैं जीप मांग के लाया हूँ, तो चले मेरे साथ। और जनाब और ढाके में जहाँ गोलियां चल रही थी उस वक्त जनाब कर्नल साहब के घर में पहुंचा दिया। मैं जनाब देर टली उसने जैसे उन्हें जाके अपने वेपन्स निकलवा लिए। अगले दिन फिर वो जीप लेके आ गया, कहता सर वो जहाज उतरे, ये जहाज जो अब इन्होंने वो कर दिए लैंड, कैनेडियन जहाज थे, छोटे छोटे जहाज थे, उनका लैंडिंग जो है ना किसी भी उस पर लैंड कर जाते थे। क्या है ये जो बन्नू साइड पे चलते थे, बन्नू में भी यहाँ से मैं उसी जहाज में गया हूँ, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, बड़वीर है बड्डा वीर जो जिसको कहते हैं अड्डे जो थे, या जहाज का नाम हो रहा है? जहाज का नाम। अच्छा अच्छा। तो वो क्या जी वो जहाज वो लोड कर रहे हैं जी, वो फलाने ये तो चिटागांग जा रहा है। तो मैं जाके शोर मचाया ये वो, तो और जनाब मैं कहा तो लोड कर दो क्रेट क्रेट लोड कर दिए। तो वो जनाब बड़ा शोर मचा, उन्होंने कहा जी ये वो तुम्हें किसने इजाज़त दी है, और ये सिलट जाना है, जंग में है वो लोग। तो बहरहाल अच्छा, यानी आपने जहाज लेके उड़ गए जी बांग्लादेश में पीस नहीं देखा जब आप गए हैं? नॉट ए सिंगल डे। अच्छा। नॉट ए सिंगल डे। यानी मैं अपनी रिसेप्शन बताता हूँ आपको रास्ते में सिलट से जाते हुए रास्ते में एक फेरी पड़ती थी, बाद में मैं 15 दिन उस फेरी पे भी रहा हूँ। तो वहाँ एक कैप्टन बैठा हुआ था पठान, वो कहता था, तो मैं जाकर उसे सल्यूट किया। तो ज़ाहिर है कि वेट करना पड़ता है, फेरी पे, फेरी गई है, फेरी आएगी, फेरी फिर लेके जाएगी। तो 60 ट्रक जो है लाइन अप हुए हैं, फेरीज में क्रॉस हो रहे हैं खुशियारा रिवर पे। तो उन्होंने मैंने कहा जी मैं 32 ब्लू ज्वाइन करने आया। कहने लगा अच्छा कितने पढ़े हुए हो? मैं कहा जी MSc ऑनर्स। वो MA मैथ था। अच्छा। कहता है एक मैं उल्लू का पट्टा इधर बेवकूफ़ आया हुआ हूँ, एक और पागल आ गया अच्छा। तो बेचारा बाद में मेजर रिटायर हुआ, उसको यहाँ थाई में गोलियां लगी हुई थी, तो वो कैटेगरी डाउन हो गया था। तो DQ था इधर बनू में, चंद दिन मैं बनू में भी रहा हूँ। तो वहाँ से जनाब फेरी क्रॉस की, तो आगे गए जनाब CO साहब को सल्यूट किया। तो कहते यंग मैन यू हैव कम, oh you are going to have a fine day over here, you know Delta company is advancing, and go and report to Major Fawaz and Delta company, it is Vanguard company। और जनाब मौलवी बाज़ार की तरफ चला गया था। मौलवी बाज़ार एक तहसील हेडक्वार्टर था वहाँ का। तो वहाँ जनाब मैं
दौड़ा दौड़ा गया जनाब कि जी जंग हो रही है, एडवांस हो रहा है, तो ये आई शुड जाने। तो वो वहाँ जनाब मेजर फ़खर साहब कैंप स्टूल लगा के बैठे हुए, नक्शा आगे रखा हुआ। और छोटू ये अब काम, वो खुद इतना सा था, वो बिहारी था। अच्छा। तो मुझे छोटू कहता था। तो यू हैव कम, मैं कहा यस सर। तो नंबर 12 प्लेटून इज पॉइंट प्लेटून। डू यू नो व्हाट इज पॉइंट प्लेटून? मैं कहा यस सर आई नो। तो कहने लगा गो एंड टेक ओवर फ्रॉम सूबेदार गनी। तो सूबेदार जो है उसे कमांड कर रहा है। मैं जनाब चला चल सूबेदार गनी के पास गया। आगे से फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। तो देखा जनाब एक बड़ा मोटा जेसी हो और साथ एक वायरलेस वाला खड़ा। तो वायरलेस वाला खड़ा तो ज़ाहिर कमांडर है। तो मैं वहाँ गया तो वो मेरे ही इंतज़ार कर रहा था। कहता सर तुसी आ गए हो, अच्छा एक सेक्शन इधर है जी, एक सेक्शन इधर है, असी एडवांस कर रहे हैं। मैं कहा ठीक है। तो हराम है एक भी बंदा मुझे नज़र आया वो, और एक सेक्शन पीछे है। अच्छा ये जनाब नक्शा, और वायरलेस वाले से कहा कि साहब के साथ रहो, और जनाब वो सड़क से नीचे जंप कर गया। और बहुत बड़ा चौड़ा दरख्त था जिसके पीछे वो खड़ा था। तो मैं दरख्त के पीछे खड़ा होकर देखने लग गया कि ट्रूप्स नज़र आए तो मैं उन्हें कम्युनिकेट करूं कि भाई क्या कर रहे हो, किधर जाना है, तो या आगे क्या है। तो मैंने कोई रेकी नहीं की हुई, देखा नहीं हुआ कुछ। बहरहाल कोई 10 मिनट के बाद कोई मुझे सरसराहट नज़र आई उधर, और सामने से फायर आया, तो मशीन गन का। तो 3 मशीन गनें खुली। तो मैंने वो फ़ौरन रिपोर्ट की उस कंपनी कमांडर को। यू ट्राई टू सी if there is a river in मनोमुख रिवर, मनोमुख रिवर आ गया। तो मैं नक्शे में देखूं पहले, तो घंटा तलाश करूं कि मैं किस एरिया में हूँ, मनोमुख रिवर किधर है, और मनोमुख रिवर से मैं कितना पीछे हूँ। तो बहरहाल वो कहने लगा, मैंने उन जवानों से पूछा कि दरिया नज़र आ रहा है? कहने लगा हाँ जी दरिया है, तो सामने से फायर आ रहा है। तो कहने लगा यू कम बैक, हैंड ओवर द प्लेटून टू सूबेदार गनी, यू हैव डन योर जॉब, कम बैक। मैं उसे मैं नक्शा पकड़ा के वापस चला गया। मेरे साहब के पास गया, उन्होंने कहा जी के ऑर्डर आया है कि अल्फा एंड ब्रेवो कंपनी विल क्रॉस द रिवर फ्रॉम 2 miles बिहाइंड, और टुमारो मॉर्निंग वी विल अटैक दिस पोजीशन। ठीक है जी। तो सारी रात वो नौके ले पकड़ पकड़ के वो फिशरमैन के और ये वो, तो हम दरिया पार करते रहे। तो ज़ाहिर है कि उन्हें भी खबर पहुंच गई होगी, और ज़ाहिर है कि हमने जवाब नहीं दिया था फायर का, लेकिन उन्हें पता था, उन्हें देखा था तो फायर किया था। तो सुबह गए जनाब या अली हैदर करते हुए, तो जनाब दे हैड विड्रॉन। तो ये ईस्ट बंगाल रेजिमेंट हमारे खिलाफ लड़ रही थी, जो हमारी ही ट्रेन की हुई थी, हमारी ही ट्रेन की हुई थी। तो और हमारे ही वेपन से लड़ रही थी। फिर चंद दिन बाद उन्होंने मुझे भेज दिया। कुछ दिन तो रहे, आगे हम गए हैं, बॉर्डर तक हमने क्लियर किया एरिया। तो मुख्तलिफ इलाके थे, हॉबीगंज और इस किस्म के इलाकों में फिरते रहे। वो सारा बॉर्डर हमने, सिलेट का जो नॉर्थ बॉर्डर है वो सारा हमने क्लियर किया। और वहाँ एक बंदा मुझे छोड़ के आ गए थे वहाँ, हाँ, जो
ये यहाँ मेरे साथ हुआ था, मैं यहाँ कंपनी में जैसे रह गया था, यही चीज़ वहाँ हुई। ये जनाब नक्शा होता ईस्ट पाकिस्तान का, तो मैं आपको जगह बता देता। तो एक जूडी वैली फैमिली, जूडी वैली क्लब थी अंग्रेज़ों की, टी गार्डन्स का इलाका था, है जी। वहाँ तक हम उस क्लब तक का एरिया क्लियर किया, वहाँ हमें एक बंदा मिला, है जी, और जिसकी तलाशी ली। तो वो बंदा जो था, उसकी जेब में एक पर्चा था जो बंगालियों से पढ़वाया। तो पता चला कि ये फलां जगह इनका कोई कन्वेंशन हो रहा है, और उसमें ही वॉज डिप्यूटेड टू आइडेंटिफाई द पार्टिसिपेंट्स। तो ही वॉज सच ए पर्सन हु न्यू एवरीबॉडी। तो उसे पकड़ के पीछे भेजा, और बाद में वो हमारे काम भी बहुत आया। ये हुआ, वो सारा क्लियर करके, मुझे जगह का नाम जब भूल जाए तो वो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। शाइस्तागंज। अच्छा। शाइस्तागंज में जनाब हमें छोड़ के उन्होंने कहा कि तुम ये वो ब्रांच आती है, एक तो गंजेज है ना, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा की बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं आसाम से ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। और वो बहुत राउडी किस्म के वो हैं, वो पहाड़ के नीचे है। और जनाब वहाँ से जो भी थोड़ी सी बारिश, यानी चरापूंजी की जो जो दुनिया में मैक्सिमम रेन का पॉइंट है ना, उसका भी जो ड्रेनेज है वो वहाँ आता है। यानी वो बिल्कुल अलहदा से लैंडस्केप है। तो शाइस्तागंज में मैं कोई 1 महीना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमें ट्रबल हुई है कि जहाज़ जाके उन्हें स्ट्राइक नहीं कर सकते, 14 सैबर जेट थे वहाँ। अच्छा। तो उसकी वजह ये है कि वहाँ ये ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, आसमान से तो नज़र कोई नहीं आता टारगेट, और फ्रेंड और फो का पता नहीं चलता। तो तुम ये कोई बंदा भेजो जो पायलट से कम्युनिकेट कर सके। तो उसमें करमिटोला एक बेस है वहाँ की, ढाका की। यानी उस वक्त तक जो वहाँ के लोकल जो बंगाली फौज हमारी आर्मी का हिस्से थे वो रिवोल्ट कर चुके थे। वो रिवोल्ट कर चुके थे, वो मार्च कर चुके थे, मार्च कर चुके थे। बिल्कुल सही। तो आपका वहाँ के लोकल से कोई इंटरेक्शन हुआ? हाँ, किसी की वहाँ की फैमिलीज का या कुछ ऐसा? हुआ, बहुत सारे लोगों से हुआ। ढाका में? ढाका में जब मैं अब जा गया हूँ ना, जी जी, उस कोर्स के लिए। अच्छा। तो उस वक्त मेरा एक साथी था, वो जो था यहाँ का पढ़ा हुआ था, मरी का, ये गैलियन कॉलेज कहते हैं जिसे, गैलियन था, एबटाबाद। हाँ जी, नहीं नहीं, ये मरी में कौन सा कॉलेज है जो अंग्रेजों के ज़माने का? कैडेट कॉलेज? कैडेट कॉलेज नहीं, अच्छा, गैलियन कहते हैं जो भी गैलियन जो कहते हैं। बिल्कुल सही। अपने आप वो बंगाली था? नहीं, वो इधर का था। तो उसका दोस्त था, क्लास फेलो था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेटा। अच्छा। हाँ जी, और वो उसका एड्रेस लिए फिर रहा था। तो बेवकूफ़ सेकंड लेफ्टिनेंट, वो भी मैं भी, तो कहता है उसे मिलने जाना है। पिस्तौल एक अड़स के, हम समझ रहे हैं कि बड़े सिविल वर्दी में, बहादुर हैं, सिविल कपड़ों में, सिविल कपड़ों में, लेकिन पिस्तौल रख के जनाब हम ये समझ रहे हैं कि हम बहुत सेफ हैं, हम लड़ लेंगे सबसे। तो हाँ जी, लॉरेंस कॉलेज, घोड़ा गली, वो यहाँ के पढ़े हुआ है, पढ़ा हुआ, वो गैलियन थे। बिल्कुल सर। तो वो उसका बेटा, वो आजकल आपके यहाँ पे इस्लामाबाद में रह रहा है मेरा ख्याल। इफ्तिखार क्या था वो, जो चीफ जस्टिस था, जो के केस सुन रहा था इसका शेख मुजीब का,
जी जी जब जी, उस पर हमला शमला हो गया था। बिल्कुल ये सही, वो बिल्कुल। क्या, वो बाबा रिटायर होके बैठा हुआ, और मैं कहा, ये बड़ा मौका है कि ये जो जो बंदा मुजीब का केस सुन रहा था, हम उसके गेस्ट हो रहे हैं। तो वो तो उनके घर में आना जाना था उसका, जो मेरा साथी था। तो वो तो उसकी बहन से गपशप लगाता रहा। वो कहता है वो अभी आ जाता है। तो थोड़ी देर बाद वो आया, वो सीएसएस की तैयारी कर रहा था। वो उस बहन ने भी सीएसएस किया, और बाद में वो यहाँ पे उनकी चार्ज दी अफेयर्स ही है पाकिस्तान हम्म। में, यानी वो बांग्लादेश की वो एम्बेसडर आई है यहाँ पे। अच्छा, यानी बांग्लादेश की तरफ से। हाँ जी। लेकिन वो जो इफ्तिखार मुर्शद था, इफ्तिखार एजाज है कि इफ्तिखार है उसका नाम, वो बड़ा पक्का कम्युनिस्ट, और जनाब वो पाकिस्तान का सीएसएस का एग्ज़ाम दे रहा था अच्छा, उधर ढाका में रह गए। ढाका में रहकर, सही। और वो सिलेक्ट हो गया। अच्छा वो बहुत लंबा अरसा रशिया में पाकिस्तान का एम्बेसडर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जब उसे रशिया से चेंज किया है, कहीं ट्रांसफ़र किया है, तो ही रिजाइंड एंड सेटल्ड इन इस्लामाबाद। अच्छा, यानी वो है बंगाली, बहन उसकी बांग्लादेश में रह गई। बहन बांग्लादेश की एम्बेसडर, वो पाकिस्तान का एम्बेसडर अच्छा अच्छा, दूसरे मुल्कों में। बिल्कुल सही। यानी उसने ऑप्ट किया पाकिस्तान में रहना। हाँ, शायद उसने शादी इधर कर ली हो या वो इस आप उनके घर गए फिर? हाँ, मैं उनके घर गया। तो अच्छा। वो लोग तो बिजी हो गए, और वो इफ्तिखार देर से आया, बहन ने उसके साथ लड़ाई की, गंदे बूट लेके अंदर आ गए, और हाँ जी ये कर दिया वो कर दिया। चलो, तो मैं बाबा जी के साथ, अच्छा अच्छा। बाबा जी से मैं पूछता रहा कि जनाब कोई अपना बताएं किस फलसफे पे, और ये वो और वो मुझे उठा उठा के मैगजीन दिखाता रहा कि जी वो अल्ताफ़ कुरैशी मेरी बड़ी इज्जत करता है, उसने ये रीडर, ये कौन सा डाइजेस्ट, उर्दू डाइजेस्ट। उर्दू डाइजेस्ट मुझे भेजा है, वो मोहब्बत का जमजम बह रहा वाला। हाँ, मोहब्बत का जमजमा बह रहा है। हाँ जी। तो वो दिखा रहा, और कोई उसने ढंग की बात नहीं की मेरे से। यानी कि जो बंदा जो है शेख मुजीब का केस सुन रहा था, हाँ जी, और अब रिटायर हुआ था, कौन उससे पूछ यानी सकता है। तवाजुन नहीं था गुफ्तगू में। तवाज़ुन था, ही डिडंट वांट टू डाइवल्ज एनीथिंग। हम्म, तो मैं तो बच्चा बन के पूछ रहा था ना बिल्कुल सही। कि सर ये क्या हुआ है, क्या हालात क्या हैं, तो पब्लिक की फीलिंग क्या है, ये क्या है वो क्या है। तो वो वहाँ वहाँ की एक पॉश लोकेलिटी है, एक एक कनाल के घर हैं उसमें, उसका नाम है गुलशन। हम्म। तो जब हम उठ के आए ना वहाँ से, हमें फिर वो उसने ले जाके घुमाया शुमाया भी, काफ़ी फिराया, और उसने वही दिखाया, एक दुकान दिखाई, वो गिरी हुई थी। तो कहता है जी ये देखें, यहाँ पे तोप का गोला मारा है फौज ने, इधर ये जुल्म किया वो किया। वो जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे, चीफ जस्टिस का बेटा, वो बेटा कह रहा था, यानी यानी वो खुल के आपसे बात नहीं कर रहे थे। हाँ, जस्टिस साहब ने कोई बात खुल के नहीं की। मेरी फलां भी इज्जत करता है, फलां भी इज्जत करता है, फलां ने मुझे ये मैगजीन भेजा है, फलां ने मुझे ये, और ये टाइम्स वालों ने ये लिखा है न्यूज़। बंगाली जो हैं खुल के बात नहीं करते, और जब अपने जज्बात का इज़हार करते हैं तो आंखें सुर्ख कर लेंगे और ये कर देंगे, तो आप कहेंगे कि दुनिया का सबसे सच्चा आदमी यही है। वो कहते हैं जी ये गंदमी लोगों ने वो एहसास गुलामी दिया है हमें, मेरा पेट जो है वो बांध के रख दिया है, उल्लू के पट्टे साला पंजाबी। जो हमारा और जो बांग्लादेश के रहने वाले, उनका कल्चरल फर्क भी था। कल्चरल फर्क, जी, वो क्या था? वो ये है, वो लोग अच्छी बातें सुन लें कि वो लोग हमसे अच्छे मुसलमान हैं। अच्छा, किस तरह? उनमें फ़िरका बंदी नहीं है, हम्म। ठीक है जी। नमाज रोज़ा खैरात ये वो, और तावीज़ धागे, वो जिस किस्म के हमारे लोग हैं उसी किस्म के। ज़ात पात नहीं है उनमें। अच्छा। एवरीबॉडी बिलोंग्स टू बैंग ट्राइब, हम्म। बंगाली हैं, हम्म। हैं जी। वो हमारे मेजर फ़ख्र बताया करते थे कि ढाका में सिर्फ एक शिया फैमिली है, प्रीतम पाशा फैमिली।
तो प्रीतम पाशा, वो ज़ाहिर है कि ये जो उमरा आते थे वहाँ रूल करने के लिए, है जी, वो उनमें से थे। और मेरा ख्याल है कि ये कौन सा था, सिराजुद्दौला, पता नहीं उसका असली नाम क्या था। तो इनमें भी वो ईरानियन बेस पे जो शियाज जो थे ना, ये हायर रैंक्स में बहुत थे, क्योंकि जब दोबारा आया है ना वहाँ हुमायूं, तो वो ईरानी फौज लेके आया। तो वो उसके बाद के उमरा जो मुग़लों के थे वो मेजॉरिटी में ये थे, ईरानी थे। तो ये जो लखनऊ एंड बियॉन्ड का जो कल्चर है ना, वो शिया कल्चर है। लेकिन उधर वो सुन्नी आ गए वहाँ से, बिहार से, ठीक है जी, और ये भी सुन्नी थे। अच्छा, बिहारियों और बंगालियों की भी आपस में नहीं बनती? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, लंबी कहानी है। तो ये तो कल्चरल डिफरेंस, एक तो ये जी काले और गंदमी का जो रेशियल डिफरेंस है वो इंडिया में भी है। आप किसी तेलंगाना के बंदे से या ये जो साउथ इंडिया के बंदे से नॉर्थ इंडिया की कोई बात करें तो दे हेट देम। और हिंदुइज्म में वो उनसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अच्छा, जो साउथ के लोग हैं। हाँ जी, नाच गाना ये वो है जी, देवदासियाँ मंदिर ये वो ज़्यादा सख्त हैं। अच्छा, बंगाली जो हैं एक तो खुल के बात नहीं करते। अच्छा, दिल में रखते हैं हर चीज़, ठीक है। और जब अपने जज्बात का इज़हार करते हैं तो आंखें सुर्ख कर लेंगे और ये कर देंगे, तो आप कहेंगे कि दुनिया का सबसे सच्चा आदमी यही है और सबसे ज़्यादा मजलूम यही है। यानी उनको जज करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। वो अपना समझ के हमसे बात नहीं करते, ठीक है जी। उस वक्त जब आपकी मुलाकात थी? नहीं, पहले भी यही था। अच्छा अच्छा। पहले वो, मैं कह रहा हूँ ना कि इंडिया के वो तमिल्स में और ये नॉर्थ इंडिया वालों में यही फर्क है। हाँ जी, तमिलों ने उड़ाया था ना उसको, राजीव गांधी को। जी जी। हाँ जी, क्यों उड़ाया था? जब वो वहाँ इंस्पेक्शन करने गया था अपने ट्रूप्स को श्रीलंका में, वहाँ भी उसको राइफल का बट पड़ा था। जी जी जी। तो वो कहते हैं जी ये गंदमी लोगों ने वो एहसास गुलामी दी है हमें। बिल्कुल सही, हमें गुलाम बना के रखा है। अच्छा, हम बांग्लादेश के कल्चर और हमारे कल्चर के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। डिफरेंस की बात ये है, आपको पता मैं हर चीज़ में मुंह मार लेता हूँ। जी जी जी। तो किसी बंगाली से भी इसी तरह की बातें हो रही थी कि जी ये भैरवी का आलाप है, ये फलां है, हाँ जी, और फलां साज की ये मौसीकी है। मैं बड़ा उसे बार बार सुना करता था। कोई मुझे वो रेस्ट हाउस में पड़ा हुआ ग्रामोफोन मिल गया, एक सहगान है उनका, लता और सिस्टर्स का, तीनों बहनों ने वो गाया हुआ है। उषा, आशा और लता ने। सखीरी सुन बोले पपीहा उस पार। तो जनाब बंगाल की बारिश और जनाब कश्तियों का हिलना और सखीरी सुन बोले पपीहा उस पार, और वो तीन आवाज़ें, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो वो उससे कोई बात शुरू हुई तो वो कोई राग रागनियों पे भी हो गई। तो मैंने कहा जी बंगाल के अंदर जो है ये, इधर उसने एक फोक ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान की कैसेट निकाली थी इसने, खालिस म्यूज़िक की। ये कौन था, रैना, क्या रैना था, सुहेल राना। जी जी। राना नहीं था, रैना था। अच्छा, ये जो इंडिया में रायना जिस तरह होता है, रैनाई वाला, वही राना हुआ ना। हाँ, सुहेल राना। हाँ, रानाई वाला। तो सुहेल ने वो जो उसमें यहाँ बैठ के वही जो फिशरमैन्स ट्यून सुनी थी हमने,
अ, जब वहां बैठ के सुने, और यहाँ पहाड़ी ज्यादा अच्छी लगती थी, वहां फिशरमैन्स ट्यून अच्छी लगती थी। फिशरमैन ट्यून से क्या मतलब है? वो वहाँ का कोई राग है अच्छा। जो बंगाली म्यूजिक में इसी तरह इस्तेमाल होता है जैसे यहाँ पहाड़ी इस्तेमाल होती है। बिल्कुल सही। तो वहाँ वाकई वो राग अच्छा लगता है वो इन्वायरमेंट के एतबार से। उस एनवायरनमेंट में। बिल्कुल सही। हाँ जी, स्वर्णमयी बादल आए हुए हैं, हाँ जी, बारिश हो रही है, जो कश्तियां हैं वो झूल रही हैं उस पे, शफक जो है वो 7 रंगों की होती है। आपने ब्लू शफक देखी है कभी? ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, हाँ जी, ये सारे रंग उसमें नजर आते हैं। बिल्कुल सही। सूरज गुरूब हो रहा हो ना, बिल्कुल सही। तो वो ये ज़ाहिर है कि वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो उस ह्यूमिडिटी में उसका वो रोशनी जो फैलती है तो वो कई रंगों में आती है। तो हम तो एक वो जो कौसे कज़ा देख के पागल हो जाते हैं। वो पूरा शफक जो है, वो पूरी होराइजन जो है, कौसे यानी कज़ा बंगाल का अपना एक हुस्न है एक हुस्न है। और एक जादू है। गोरा बंदा बीमार लगता है उस मौसम में, अच्छा। और वहां वाकई सांवला रंग सजता है। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट में वो चीज अच्छी लगती है। तो वो इस किस्म की बातें म्यूजिक के ऊपर है जी। तो 3 तालियां वो इस किस्म की बातें वो करके वो बंदा मेरे साथ गया है, कहीं जाके उसने तारीफ कर दी। तारीफ क्या की, उसके अल्फाज सुने। कुछ दिनों बाद मेरे पास इंटेलिजेंस वाले आ गए, कहते यार तू की सुनाया उन्होंने। है जी? तो मैं क्या, तो मेरे तो कोई इतनी खास बात नहीं हुई वो उनसे। तो कहता है जी वो उन्होंने जाके स्टेटमेंट दी है बंगाली माहौल में। कहता है जी ये जितने फौजी आए हुए हैं ना ये पंजाब से, वो सबको, पठानों को भी, हमें भी, सिंधियों को भी, सबको पंजाबी उनके हिसाब में इन देयर पेपर्स, हाँ, वो सारे पंजाबी थे। देवर ऑल पंजाबी, पंजाबी शाला, पंजाबी शाला, तो ये कहते थे। तो वो कहता है जी एक तुम्हारी तारीफ की उसने, और उसने कहा जी एक बंदा सिविलाइज्ड है इनमें, ये सारे डंगर हैं। इन्हें म्यूजिक का पता है। हाँ, कि म्यूजिक का पता है तो वो जनाब बड़ा सोफिस्टिकेटेड बंदा है, तो ये बाकी सारे जानवर हैं, है जी। तो एक तो ये उनकी, ये चीफ जस्टिस साहब के घर से हम निकले तो जनाब एक घर से तबले की आवाज़ आ रही है, दूसरे घर से हारमोनियम की आवाज़ आ रही है। तो ये क्या है? कहते जी यहाँ इस वक्त तो उस्ताद आते हैं पढ़ाने घर में बच्चियों को, तो वो तबला, वो बल्कि वहाँ हॉबीगंज का एक कमिश्नर था, वो छुट्टी आया हुआ था, तो उससे हमें आते जाते जनाब वो एंटरटेन किया करता था। तो मैंने, किस बात से मुझे याद है, हाँ यही म्यूजिक, एक दफा उसने हमें डिनर दिया। तो डिनर के बाद कहता है जी कि आप गजल सुनेंगे या डांस देखेंगे? हमने कहा वो क्या है? तो हमने बहाना वाना मारा, तो मैंने मेजर साहब से, मेजर फखर से कहा, मैं कहा सर ये मरवाएगा हमें, इधर बैठा रहा है हमें। तो मैं तो बहाना करके निकल गया कि सर मैं ये रूट जो है सेव करता हूँ, एक प्लेटून लेके जाता हूँ, तो आप इससे जान छुड़ा के निकल आए। तो ये करते करते वो उससे इजाज़त लेते लेते हमने पूछा जी क्या आपने कोई तहफ़ा बुलाया हुआ? कहता नहीं जी, मैं हारमोनियम बजाता हूँ, मेरा बेटा तबला बजाता है, मेरी बीवी जो है वो क्वालिफाइड डांसर है, और मेरी बहू जो है वो तो बुलबुल एकेडमी की क्वालिफाइड है।
गज़ल गाती है, बीवी डांसर है, बहू गज़ल गाती है, हाँ जी, बेटा तबला बजाता है, मैं हारमोनियम बजाता हूँ। तो आप बैठे, तो हमें ये शक पड़ा कि ये कोई रास्ते में हमारे लिए एम्बुश का कोई चक्कर है, कोई तैयारी हो रही है। तो मैं तो फौरन निकल गया, तो रास्ता मैंने सिक्योर कर लिया, तो मेरे साथ बाकी फोर्स लेके आ गए। तो अगले दिन जनाब उसने हमें खाना भेज दिया। मैं उसका खाना नहीं खा सका था, उन्होंने खा लिया था। तो वो अगले दिन जनाब उसने अपने उसको खानसामा को जनाब खाना माना बड़ा पुरतकल्लुफ बना कर भेजा। तो वहीं आके बैठा हुआ था मेरे पास एक, जिस तरह लाहौर में वो है ना श्राइन बड़ी दाता साहब की, जी जी। इस तरह ढाका में ये इसमें सिलट में भी एक बहुत बड़ी श्राइन है जिसका जिक्र इब्न बतूता ने भी किया। तो उस श्राइन का वो एक वकील था जो कि उसका वो ये क्या होते हैं श्राइन्स के मुतवल्ली, तो वो उस मुतवल्ली फैमिली का बंदा था। यानी उससे मैंने मंगवा के इब्न अरबी पढ़ा। अच्छा। वो वहाँ की लाइब्रेरी में उर्दू में इब्न अरबी मौजूद था। तो मुहिब्बुल हसन उसका नाम था, तो सैयद मुहिब्बुल हसन। तो सैयद मुहिब्बुल हसन आया हुआ था। तो जब वो खाना आया, मैं कहा जी वो कमिश्नर साहब के घर से आया है, तो आए आप भी खाएं। तो उसके मैंने कुक से पूछा, वो कह रहे थे जी कि वो मुझसे शिकायत की उसने आके कि सर आपने कहा था कि मैं चपाती खाऊंगा, हाँ जी, मैंने चपाती बनाई आपके लिए। हाँ जी, मैंने कहा यार कैसे बना ली, तवा है घर में? कहता नहीं है। तो उसने अपनी बड़ी कारीगरी बताई कि मैंने एक घड़ा तोड़ के और उसको जनाब वो उस पर आग पे रख के और मैंने इतनी चपातियाँ बनाई। अच्छा, वो चपातियाँ नहीं ज़्यादा चावल खाते हैं? वो चावल खाते हैं। तो वो जो लड़का हमने पकड़ा था ना, ये अगर इस बात पे आते हैं, तो वो 2 महीने बंद रहा। हम कहीं और ऑपरेशंस पे निकले रहे, तो वापस आए तो उसे निकाला, उससे पूछा कोई तकलीफ? क्या लगा मेरा पेट जो है वो बांध के रख दिया है, उल्लू के पट्टे साला पंजाबी, और ये वो इस किस्म के वो डायलॉग बोले। तो मैंने उसे कहा कि अच्छा भाई जो हम खाते हैं वही तो खाते हैं। तो कहता तो चावल नहीं देते। मैंने कहा वो तुमने इन्हें चावल खाते देखा? तो कहता नहीं। मैंने कहा जो खुद खा रहे हैं वो तुम्हें खिला रहे हैं? तो फिर वो थोड़ा थोड़ा कहता हाँ साला सारा बंगाल का चावल खा गया और कहते हैं कि हम चावल नहीं खाते। साला सारा बंगाल का चावल खा गया, वो ये समझ रहे हैं कि बंगाल का चावल ले जाके हम खा लेते हैं। तो मैंने कहा भाई हम तो कहीं ब्याह शादी पे चावल खाते हैं, तो चावल हमारे। अच्छा, फिर आपने कोई उनके डांस की या कोई ऐसी घरेलू महफिल देखी? नहीं देखी। हाँ वो सैयद मुहिब्बुल हसन से मैंने कहा जी कि वो तो बड़े फनकार हैं, हाँ जी, तो उनके तो बहू भी यूँ है, वो भी यूँ ही। तो वो हंस पड़ा है। तो कहता जी इन दौलतों की बात करते हैं आप, आपने हमें खिदमत का मौका नहीं दिया। अच्छा, यानी कहने का मतलब कि ये कल्चर है वहाँ? ये कल्चर है, इसमें ग्रेटनेस समझी जाती है। यानी मेरा एक कोर्समेट था बंगाली, जो कि यहाँ मिलिट्री अताशी रह के गया है। अच्छा। हमने डाइन आउट भी किया था। अच्छा अच्छा। यहाँ पे उसे, तो यहाँ बांग्लादेश का मिलिट्री अताशी रह के गया। तो ही वाज क्वालिफाइड फ्रॉम बुलबुल एकेडमी। तो जब कहीं कोई फंक्शन होता था ना, तो वो कहते थे जी क्या पेश कर रहे हैं, तो कोई टप्पा माइया गा दिया किसी ने कुछ, जैसे कैंप फायर होती है, हाँ जी। तो वो कहता था कि मेरी तो कॉस्ट्यूम नहीं है। मैं कथकली डांसर हूँ।
तो मैं तो कॉस्ट्यूम के बगैर नहीं नाचता। तो कभी उसका नाच नहीं देखा, लेकिन चला उससे जाता नहीं था। तो ये वो नाच गाना उनमें ज्यादा, एक बात। दूसरी बात, ये हमें उनकी साड़ी पे एतराज़ है, उनके ड्रेस पे एतराज़ है। तो मुझे किसी ने नहीं कहा उनमें से, लेकिन मैंने ये चीज़ खुद ऑब्जर्व की है कि मंजू दाढ़ी की रकासा का जो मुजस्मा है, उसने वही साड़ी पहनी हुई है, वही कंगन पहने हुए हैं, उसी किस्म के जेवरात हैं उसके, जो वो पहन रहे हैं या सिंधी पहन रहे हैं, और कमर खुली है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि उनके जहन में यही है कि ये हिंदुओं ने या जो बाहर से लोग आए हैं, उन्होंने हमारा कल्चर अडॉप्ट किया है, जो सेंट्रल एशिया से आए। हाँ, कि नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्थ इंडिया में जो रूलिंग कम्युनिटी है, उन्होंने हमारा कल्चर अडॉप्ट किया है, तो हम अपना कल्चर क्यों छोड़ दें? यानी दे आर प्राउड ऑन देयर कल्चर, दे आर प्राउड। और फिर जो उनके यहाँ जो वाइजेस्ट आदमी समझा जाता है, या कल्चरल वो जो है उनका आइकॉन, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो यहाँ बहावलपुर में यहाँ मुझे एक आर्टिस्ट मिला, मापारा कहते थे उसे। मैं समझ के गया कि कोई खातून होगी, आर्टिस्ट है। तो मैंने एक बैच बनवाना था अपने यूनिट का, तो वो पता चला कि वो बाबा जी जो है वो ये सादिक पब्लिक स्कूल में पढ़ाता था, ड्राइंग वगैरह। वो बहुत अच्छा पेंटर था, लेकिन उस ज़माने की पेंटिंग, जब वो रेलवे नया नया आया था, तो रेल पे वो ट्रेनों से भरा हुआ उसका वो जो स्टूडियो, फक 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 फक, और वो धुआं उठती हुई ट्रेनें आ रही हैं। तो वो कहता जी मैं इंडिया गया, तो मैंने बताया कि मैं ये उनके आश्रम में पढ़ा हुआ हूँ, मैंने आर्ट जो है ना वो आश्रम से सीखा, टैगोर आश्रम से। तो कहता है जी वो तो पीरों की तरह पूजा करते, उधर तू हुकूमत कर, इधर भुट्टो हुकूमत करे, और सम सॉर्ट ऑफ ए कॉम्प्रोमाइज। वो इंडियंस को कहते थे इन्होंने हमारी कॉपी की है, ये म्यूजिक हमारा है, ये डांस हमारा है, और हम क्यों छोड़ दें। शायर जिस तरह हम अल्लामा इकबाल को समझते हैं ना, उनके यहाँ नजरुल इस्लाम, और नजरुल इस्लाम उस जमाने में भी वो सिफिलिस की मर्ज में मुब्तला था, और ढाके के ये कलकत्ते के अस्पताल में पड़ा था, उसके बाद फौत हुआ। तो वो, अच्छा, आप किसी गांव में चले जाएं, किसी जाहल बंदे के पास, एक तो जाहल काम है, BA MA आम ही मिल जाएंगे आपको बांग्लादेश में, बांग्लादेश के किसी भी गांव में। यानी एजुकेशन बहुत ज्यादा है। मेरा ख्याल है सिंधियों वाला हाल है कि वो सर्टिफिकेट बांटते थे, उनकी वो जो ब्रॉडनेस नहीं थी। यानी माइंडसेट ये था कि भी ये हम पे काबज है, यानी ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान वाले, हमें भी हिस्सा मिले, और हम ताकि एजुकेशन हमारी लेवल ज्यादा हो, और हम यानी ये हमारे वसाइल खा रहे हैं। वो फिलॉसफी का एक प्रोफेसर मिला जी, तो मैंने उससे हेगल वगैरह के बारे में सवाल करने शुरू कर दिए, तो पता चला कि वो उनके लिए फिलॉसफी जो है वो हिंदू फिलॉसफी है। अच्छा, है जी। वो किसी का नाम ही नहीं जानता था। हमने तो अल्लामा इकबाल को पढ़ा, तो उसमें 10 फिलोसफर पढ़ लिए बाहर के यूरोपियन। यानी वो हिंदू मैथोलॉजी को फिलॉसफी समझते हैं, हिंदू मैथोलॉजी को फिलॉसफी समझते हैं। तो मैंने कहा आपने कौन से पढ़े हैं, तो वो ब्रह्मा से शुरू करके और गांधी पे खत्म करते हैं।
गांधी ग्रेटफुल। यानी वो कल्चरली इंडिया के ज्यादा करीब थे? नहीं नहीं, मुसलमान थे वो। इंडियंस को कहते थे इन्होंने हमारी कॉपी की है, ये म्यूजिक हमारा है, ये डांस हमारा है, ठीक है जी, और हम क्यों छोड़ दें, ये साड़ी हमारी है, हमारा ड्रेस है, और हम जो धोती बांधते हैं वो धोती इस मौसम में और क्या पहनेंगे। और वाकई हम ये वर्दियां पहनते थे, हमारे पाँव गले हुए थे, हमारे चड्डे गले हुए थे, हाँ जी, फंगस लग लग के सत्यानाश हुआ था। तो वो बड़ा नंगे पैर और यहाँ तक वो धोती है जी, और किसी तकरीब में जाना हो तो वो कुर्ता पहनते थे, वरना बुनियान को गंजी कहते हैं, गंजी पहन के चल रहे हैं, और जनाब दरिया भी पार कर रहे हैं उसी में सब कुछ, और पंखे के नीचे बैठे हैं तो उठा के सुखा भी लेते हैं सब कुछ। तो उन्हें फंगस नहीं इतनी हो रही थी जितनी हमें हो रही थी। तो वो उनके क्लाइमेट के लिहाज से वो उनका कल्चर है। यानी असल ये है कि कोई कल्चर बनाया नहीं जाता बल्कि इन्वायरमेंट खुद बनाता है। एनवायरनमेंट कल्चर बनाती है। यानी अब अगर हम ये अपने पहाड़ी इलाकों में जाए तो वो देखें उन्होंने गर्मियों में भी वेस्ट कोट पहनी होती है। हाँ जी, क्योंकि वो मौसम का कोई इतबार नहीं होता किस वक्त ठंडा हो जाए। हाँ, तो वो हर वक्त उसके ऊपर वो रखते हैं ताकि यानी हम वो कवर, इसी तरह वो बांग्लादेश में होगा। अच्छा, तो यानी ये मैंने जो काफी मैंने पढ़ा है जो हमारी वार वहां हुई कि हमारी फौज बिल्कुल भी बुरा नहीं लड़ी। फौज वहां कोई भी जर्नैल होता और को जितनी फौज थी वो कोई भी होता तो वो उसके नेपोलियन भी होता तो मारा जाता। और यहाँ वाले जर्नैल जानते थे ये बात। अभी रिसेंटली एक क्लिप दिया है कि याह्या खान के ज़माने में, ये जो बाद में चीफ बनाया था इसने भुट्टो ने, पहला गुल हसन गुल हसन को और एयरफोर्स के कमांडर को चाइना भेजा। वो किसी किताब को कोट कर रहा था क्योंकि वो पास आउट तो हमारे से जूनियर हुआ है, तो उस ज़माने में वो फौज में नहीं होगा, लेकिन किसी को कोट कर रहा है। तो कहते जी चाइना में जाके इन्होंने बातचीत की तो उन्होंने जवाब ये दिया, हमारे पास तो जवाब ये आया था कि जी आप उनसे कंप्रोमाइज़ करें। लेकिन गुल हसन की और ये एयर चीफ की आपस में ये बात हुई कि गुल हसन ने कहा कि वार हम हार चुके हैं, अभी वार शुरू नहीं हुई थी, और चाइनीज़ ने ये कहा था कि अगर डिले करते हो तो समर्स तक डिले करें ताकि इधर से बर्फ़ पिघल जाए, फिर हम इधर से थ्रेटन कर सकते हैं उन्हें। तो ये बर्फ़ों पड़ी हुई है दिसंबर के महीने में, हम क्या करेंगे वहाँ जाके। उसके बाद इनकी आपस में डिस्कशन हुई तो वो ये कह रहा था, और वो इंटेलेक्चुअल ऑफिसर था और ईमानदार ऑफिसर था। कौन? गुल हसन। अच्छा। गुल हसन ने कोई जायदाद नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया, एक कमरा लेके इधर पिंडी क्लब में उसने बाकी उम्र गुजारी है। यहाँ बच्चे नहीं थे उनके? नहीं, कोई पता नहीं कहीं बाहर शादी की थी, वो बच्चे ले गए थे साथ में, तो वो इधर ही था, अकेला रहता था। तो अपना अर्दली था, वो अपनी कार थी उसके पास, उस ज़माने में कौन सी कारें होंगी, फक्सी बुक्सी होगी, तो और एक अर्दली था एक्स चीफ को या अपने यूनिट ऑफिसर को कि ये, और वो कोई 30,000 रुपये अपने कफन दफन के लिए, और बाकी कहता है उसमें से जो बच जाए तो वो अर्दली ले जाए। तो वो लेकिन वो उस वक्त वो ये कहता है, ये किसी किताब में आया, ये मेहदी ने इसका जिक्र किया है, तो उन्होंने कहा जंग तो हम हार चुके हैं, तो हमें चाहिए कि या तो मुजीब को छोड़ के और उसके साथ कहें कि जी उधर तू हुकूमत कर, इधर भुट्टो हुकूमत करे, और सम सॉर्ट ऑफ ए
कॉम्प्रोमाइज करने। तो उसने कहा भुट्टो को इस बात का पता है। उसने कहा कि हर बात कही नहीं जाती है, ठीक है। तो यहाँ का GHQ, यहाँ का, ये सबको पता था कि ये होगा, है जी? लेकिन इसके और वो जो कागज फाड़ना ड्रामा, ये सारा, और वो मकसद ये कि रिस्पेक्टेबल हो रहा था, वो जो करारदाद थी जो पुर्तगाल की थी, वो रिस्पेक्टेबल विड्रॉल थी, है जी। और वो भाई साहब को जुकाम हो गया, भुट्टो साहब को। he wanted the army to be disgraced। और फिर 96,000 का जो शोर है, वो जिंदा लोग तो 30,000 भी नहीं थे।